कुछ घंटों बाद लू फैन अपने ऑफिस में बैठा था। एक होलोग्राफिक मैप उसके सामने प्रोजेक्ट हो रहा था। उसकी आंखें एक माउंटेनस रीजन की गहराई में पल्स कर रहे कोऑर्डिनेट्स पर फिक्स थीं। ब्लेड आर्मर्ड ड्रैगन एग की मार्क्ड लोकेशन। उसका फोन बजा। हे हु, उसने ग्रीट किया। सब कुछ तैयार है, अंकल हु का शांत जवाब आया। तुम्हारे ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स, वीजा और ओवरसीज क्लियरेंस मैंने साकुरा कंट्री में कॉन्टैक्ट्स अरेंज कर दिए हैं। अगर कोई मुसीबत हो तो मुझे सीधा कॉल करना। थैंक्स, लू फैन ने जवाब दिया। ट्रांसफर पहले ही कंप्लीट हो चुका है। गुड, तो तुम पूरी तरह तैयार हो, हु ने कॉल खत्म करने से पहले कहा। लू फैन ने एक बार फिर मैप को स्टडी किया। मार्क डेस्टिनेशन की चमक उसकी आंखों में रिफ्लेक्ट हुई जैसे ही एक कॉन्फिडेंट स्माइल उसके चेहरे पर आई। वक्त आ गया है, उसने धीरे से कहा। मैं आ रहा हूं। 3 दिन बाद एयरपोर्ट ट्रैवलर से भरा हुआ था। लू फैन डिपार्चर गेट से निकला ठीक तभी जब ओया सिटी साकुरा कंट्री की फ्लाइट अनाउंस हुई। चेक इन पर उसने अपने डॉक्यूमेंट्स रिव्यू किए, परमिट्स और मिशन फाइल्स को स्कैन किया जो अंकल हु ने प्रोवाइड किए थे। एक बार प्लेन में बैठने के बाद वो पीछे झुका और खिड़की से बाहर देखा। उसका दिमाग मैप की डिटेल्स रिप्ले कर रहा था। गॉडफॉल विल्डरनेस एक ऐसा इलाका जो सिविलाइजेशन से अछूता था, जहां एलीट और लीडर क्लास मॉन्स्टर्स आजादी से घूमते थे। यहां तक कि टॉप रैंक टेमर्स में से भी कुछ ही वहां कदम रखने की हिम्मत करते थे। लू फैन की पकड़ आर्म रेस्ट पर थोड़ी कस गई। ये मिशन उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा खतरनाक होने वाला था, लेकिन यही बात इसे और भी वर्थवाइल बना रही थी। जैसे ही इंजन्स रोर करते हुए जिंदा हुए और प्लेन बादलों में असेंड हुआ, लू फैन की आंखें शांत दृढ़ता से जल उठीं। ब्लेड आर्मर्ड ड्रैगन एग का शिकार शुरू हो चुका था। ओया सिटी पहुंचते ही लू फैन ने वक्त बर्बाद नहीं किया। उसका अगला डेस्टिनेशन बस्लिंग स्ट्रीट्स के परे था। मर्चेंट्स, गिल्ड स्काउट्स और एडवेंचरर्स से आगे जो हर कोने में किस्मत और एक्सपीरियंस की तलाश में भीड़ लगाए हुए थे। हवा एनर्जी से बस कर रही थी। टीम सप्लाई डिपोज के पास इकट्ठा हो रही थी, मटेरियल्स एक्सचेंज कर रही थी, वेपन्स अपग्रेड कर रही थी और आने वाले रेड्स की शेखी मार रही थी। फिर भी लू फैन जानता था कि असली खतरा यहां नहीं था। वो जमीन के गहराई में इंतजार कर रहा था, उस जगह से बहुत दूर जहां कोई भी कैजुअल एडवेंचरर जाने की हिम्मत करता। अंकल हु की इंटेल के मुताबिक गॉडफॉल विल्डरनेस की तरफ जाने वाला एकमात्र रास्ता शहर के आउटस्कर्ट्स के ठीक बाद शुरू होता था। वो एक स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट पर सवार हुआ, एक लॉन्ग डिस्टेंस बस जो हाई टियर एडवेंचरर्स के लिए रिजर्व्ड थी, जो फ्रंटियर की तरफ जा रही थी। अंदर हर सीट ऑक्यूपाइड थी। पैसेंजर्स हार्डन फाइटर्स और फ्रेश रिक्रूट्स का मिक्स थे। हर कोई कुछ अलग चेस कर रहा था। ग्लोरी, ट्रेजर, वेंजेंस, सर्वाइवल, उनकी बातें हवा में भरी हुई थीं। गिरे हुए साथियों की कहानियां, रेयर ड्रॉप्स, इम्पॉसिबल क्वेस्ट्स। लू फैन खामोशी से सुनता रहा, आंखें बंद। उसका दिमाग पहले से ही आने वाले मिशन पर फिक्स था। उसने अपनी ताकत बचाई, अपने आसपास के शोर को इग्नोर करते हुए जैसे ही गाड़ी शहर से बाहर स्टेडली बढ़ने लगी। घंटों बीत गए। सुनहरी दोपहर एक धुंधली शाम में बदल गई। कंट्री साइड का अनंत विस्तार स्ट्रीट लैम्प्स की मध्यम रोशनी के नीचे गुजरता रहा। फिर ड्राइवर की आवाज स्पीकर पर कड़काई। नेक्स्ट स्टॉप आउटपोस्ट 137। बस धीरे होकर एक सुनसान चेक पॉइंट पर रुक गई। एक छोटा शेल्टर जो ठंडी हवा और धुंध में दफन था। दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। ड्राइवर थोड़ा पीछे मुड़ा। उसका टोन कैजुअल था, लेकिन उसमें कुछ अजीब था। ये तुम्हारा वापस मुड़ने का आखिरी मौका है। नेक्स्ट स्टॉप लाइन का एंड है। कई पैसेंजर्स ने वार्निंग को हंसी में उड़ा दिया, दावा करते हुए कि वो सीजन्ड एडवेंचरर्स हैं जो आउटपोस्ट 138 के लिए निकले हैं। उनका कॉन्फिडेंस लाउड था, लगभग बागी। ड्राइवर के होंठ एक हल्की स्मर्ट में मुड़ गए। जैसी तुम्हारी मर्जी, वो बड़बड़ाया, आवाज नीची और ठंडी। दरवाजे हिस करके बंद हुए और बस वापस मोशन में आ गई। सफर पहाड़ों में जारी रहा। एसफॉल्ट रोड्स टूटे हुए ट्रेल्स में बदल गईं, फिर उन रास्तों में जो आधे फ्रॉस्ट में दफन थे। हवा और सख्त हो गई, दरारों और खिड़कियों से सीटी बजाते हुए। एक घनी धुंध उतर आई, लैंडस्केप को बदलते हुए सफेद रंग में लपेट लिया। बस के अंदर की बातचीत एक बेचैन खामोशी में बदल गई। यहां तक कि बोल्ड एडवेंचरर्स भी अब वेरी नजरें एक्सचेंज करने लगे। लू फैन के माथे पर शिकन आ गई। हवा गलत लग रही थी, भारी और डिस्टॉर्टेड। उसने अपने डिवाइस पर अंकल हु का मैप निकाला और लोकेशन कंपेयर की। डेटा मैच नहीं कर रहा था। कोऑर्डिनेट्स के मुताबिक वो गॉडफॉल विल्डरनेस के मेन रोड के आसपास भी नहीं थे। उसकी आंखें ड्राइवर की तरफ घूम गईं। उस आदमी का चेहरा अजीब तरीके से शांत था, नजर सामने टिकी थी। एक पैसेंजर आखिरकार फट पड़ा। ओए, तुमने गलत रास्ता लिया है, वो चिल्लाया, आगे की तरफ बढ़ते हुए। अभी गाड़ी घुमा। ड्राइवर ने कोई जवाब नहीं दिया। पैसेंजर डैशबोर्ड की तरफ बढ़ा, आवाज ऊंची करते हुए। मैंने कहा, बस रोको। और तभी ड्राइवर का चेहरा एक डार्क ग्रिन में बदल गया। बिना एक शब्द कहे उसने एक्सीलरेटर पर अपना पैर जमा दिया। इंजन रोर करने लगा। जैसे ही बस आगे की तरफ झटके से बढ़ी, मेटल अचानक स्पीड के नीचे करहा उठा। पैनिक फैल गया। पैसेंजर्स चीखने लगे, सीट्स और एक दूसरे को पकड़ते हुए जैसे ही गाड़ी धुंध को चीरते हुए निकली। रोको, पागल हो गए हो क्या? कोई चिल्लाया। एक नीले बालों वाला आदमी आयल में कूदा, अपनी बेल्ट से चाकू निकालते हुए। ब्रेक्स लगाओ अभी, वरना मैं मजबूर कर दूंगा।
लेकिन ड्राइवर बस हंसा, एक खोखली डिस्टॉर्टेड आवाज। बस बुरी तरह फिसली, टायर्स ग्रेवल पर चीखते हुए जैसे ही वो पहाड़ों में तेजी से गई। कैबिन में केओस भर गया, चिल्लाहट, मेटल और डर। नीले बालों वाले आदमी ने चाकू ड्राइवर की गर्दन पर रखा। वापस घुमा, उसने डिमांड किया। अभी। धीरे से ड्राइवर ने अपना सिर टेढ़ा किया, ऐसी आंखें रिवील करते हुए जो अंधेरे में हल्का चमक रही थीं। एक मनहूस ग्रिन उसके चेहरे पर फैल गई, जैसे ही अजीब रून्स उसके हाथ पर जल उठे, पल्सेटिंग अदरवर्ल्डली सिंबल्स जो उसकी स्किन के नीचे टिमटिमा रहे थे। चाकू हवा में जम गया और उस पल में हर कोई जो सवार था समझ गया कि वो गॉडफॉल विल्डरनेस नहीं जा रहे थे। वो पहले से ही किसी ऐसी चीज के अंदर थे जो कहीं ज्यादा बुरी थी। एनर्जी का एक अचानक सर्ज हवा में लहरा गया। अजीब सिंबल्स वॉइड में तेजी से घूमे, एक चमकती हुई फॉर्मेशन की शक्ल में आपस में उलझते हुए। पैसेंजर्स जम गए, डर उनके चेहरों पर चमक गया। इससे पहले कि कोई रिएक्ट कर पाता, अंधा कर देने वाली रोशनी ने बस को घेर लिया। वायलेट रंग की एक चमक ने रियलिटी को चीर दिया, जैसे ही पूरी गाड़ी स्पेल द्वारा निगल ली गई। एक स्प्लिट सेकंड के लिए लू फैन का विजन टुकड़ों में बिखर गया। रंग मुड़ रहे थे, आवाज वॉर्प हो रही थी, उसकी बॉडी वेटलेस थी जैसे दुनिया उल्टी हो गई हो। फिर सन्नाटा। जब रोशनी फीकी पड़ी, वो अब पहाड़ों में नहीं थे। ग्रुप अब एक शैडोड फॉरेस्ट में खड़ा था, जो फीकी लुमिनेसेंट धुंध में ढका हुआ था। उनके नीचे की जमीन हल्की पल्स कर रही थी, जैसे जिंदा हो। हवा घनी और भारी थी, एक अजीब गुंजन से भरी हुई। ये कौन सी जगह है? एक एडवेंचरर चिल्लाया, आवाज कांप रही थी। दूसरा गाली बकने लगा, हांफते हुए कि उसकी ताकत खत्म हो रही है। उसकी वाइटैलिटी हर सांस के साथ निचोड़ रही है। लू फैन ने आसपास स्कैन किया, उसके सेंसेस शार्प हो गए, हवा में हल्की मैजिकल डिस्टॉर्शंस को एनालाइज करते हुए। उन्हें जबरदस्ती दूसरी डिमेंशन में मूव किया गया था। उसके बगल में नीले बालों वाले एडवेंचरर ने अपने हथियार पर पकड़ मजबूत की, आंखें धुंध और उन ट्विस्टेड परछाइयों के बीच घूम रही थीं जो बस नजर से दूर थीं। फिर एक आवाज गूंजी, गहरी, ठंडी, अम्यूज्ड। तुम्हारी सतर्कता बेहद कमजोर है। जमीन हिल गई। धुंध के अंदर से एक लंबा फिगर उभरा, परछाइयों में लिपटा हुआ। उसका स्टाफ वायलेट लाइट रेडिएट कर रहा था, जो ऊपर तैरते हुए अजीब सिंबल्स के साथ रिदम में पल्स कर रहा था। हर इंस्टिंक्ट खतरा चीख रहा था। लू फैन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। इस फिगर से निकलने वाला ऑरा कोई ऐसा नहीं था जो एक मामूली मेज पोजेस कर सके। ये जानबूझकर किया गया था, एक प्लान्ड एम्बुश। और उस पल में सच उसे हिट हुआ। ड्राइवर, रास्ता, वो झूठा डेस्टिनेशन, ये सब एक ट्रैप का हिस्सा था। फिगर व्यू में आया, उसकी आवाज शांत लेकिन क्रूर थी। मेरे शिकार के मैदान में स्वागत है। उसके आसपास के सिंबल्स और तेज चमकने लगे जैसे ही उसने अपना स्टाफ उठाया। मैं हयाता हूं, 71st लेवल का स्पेस मेज। पैसेंजर्स डर से घूरने लगे। उन्हें सिर्फ किडनैप नहीं किया गया था, उन्हें सीधा एक प्रेडेटर की टेरिटरी में ट्रांसपोर्ट किया गया था। सर्वाइवर्स में कई एकेडमी स्टूडेंट्स थे। उनकी यूनिफॉर्म्स पर अभी भी ड्रैगन सिटी एकेडमी का क्रेस्ट था। उनमें से किसी ने भी कभी असली लड़ाई नहीं देखी थी। कोई नहीं समझता था कि वो किस तरह की दुनिया में कदम रख चुके हैं। उनके सामने हयाता खड़ा था। उसका क्लोक पर्पल एनर्जी के साथ लहरा रहा था, आंखें ट्विस्टेड सेटिस्फैक्शन से चमक रही थीं। वो धीरे से हंसा, उसकी आवाज पेड़ों के बीच गूंजती हुई। लेवल 60? पैथेटिक। तुम बच्चों को कोई अंदाजा नहीं है कि असली दुनिया कैसी है। उसने अपना सिर टेढ़ा किया, स्नीयर करते हुए। यहां बाहर ताकतवर लोगों को ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती। वो जो चाहते हैं ले लेते हैं। जानवरों का शिकार करने में वक्त क्यों बर्बाद करना जब तुम इंसानों का शिकार कर सकते हो? उसके शब्दों ने ग्रुप में सिहरन दौड़ा दी। लू फैन पीछे खामोशी से खड़ा रहा, आंखें आधी खुली, हर शब्द सुनते हुए। समझ आ गई, ये कोई रैंडम मेज नहीं था। ये मटीरियल हंटर्स थे, हाई लेवल क्रिमिनल्स जो इनएक्सपीरियंस्ड एडवेंचरर्स का शिकार करते थे उनके गियर, आइटम्स और बाउंटीज के लिए। लू फैन के चेहरे पर नफरत चमकी। स्कैवेंजर्स? वो सांस के नीचे बड़बड़ाया। उसे रियलाइज हुआ कि वो उनका विक्टिम बनने के कितने करीब आ गया था। अगर उसके इंस्टिंक्ट्स न होते तो जो कुछ उसने बनाया था वो सब यहां इस मनहूस जगह पर खो सकता था। आगे एकेडमी स्टूडेंट्स के बीच पैनिक फैल गया। डर जल्दी ही डेस्परेशन में बदल गया। एक आगे बढ़ा, तलवार उसकी पकड़ में कांप रही थी, लेकिन उसकी आवाज ऊंची थी। डरो मत, वो अपने क्लासमेट से चिल्लाया। ये बस कॉस्ट्यूम में एक ढोंगी है, हम इससे निपट सकते हैं। हयाता चकल किया, एक ऐसी आवाज जिसने जंगल में सिहरन भेज दी। तुम बहादुर हो, उसने मजाक उड़ाते हुए कहा, लेकिन उतने ही बेवकूफ भी। अपनी कलाई के एक झटके के साथ स्टाफ रोशनी से पल्स हुआ। हवा लहरा गई, मुड़ती हुई, झुकती हुई, इससे पहले कि डार्क एनर्जी एक घूमते हुए ब्लैक ऑर्ब में कंडेंस हो गई। वो आलस से उसके सामने तैरता रहा, हर रोटेशन के साथ तेजी से घूमता हुआ। फिर एक गुंजन आई, नीची, चुभने वाली। प्रेशर की एक लहर बाहर फूट पड़ी जैसे ही ऑर्ब एक्सपैंड हुआ, अंधेरे की एक फील्ड रिलीज करते हुए जिसने आसपास की हवा को निगल लिया। स्टूडेंट्स की सांस अटक गई जैसे ही उनकी बॉडीज कमजोर पड़ गईं। उनकी एनर्जी उनके कोर्स से बहने लगी। स्फीयर ने सब कुछ अब्सॉर्ब कर लिया, लाइफ फोर्स, माना, स्पिरिट, जिंदा लोगों पर एक पैरासाइट की तरह फीड करते हुए। हयाता ग्रिन किया, उसकी आवाज ठंडी और सैटिस्फाइड थी। भागने की जहमत मत करो, उसने कहा।
तुम पहले ही मेरे स्पेल का हिस्सा बन चुके हो। क्लियरिंग में डर फैल गया। एडवेंचरर्स चीखने लगे जैसे ही उनकी बॉडीज कमजोर पड़ी। उनके हाथ पैर ब्लैक स्फीयर की पावर के कुचलने वाले बोझ के नीचे कांपने लगे। स्पिरिचुअल एनर्जी उनसे लहरों में निचोड़ रही थी, सिर्फ दर्द छोड़कर, गहरा, निगलने वाला और नाकाबिले बर्दाश्त। लेकिन जबकि बाकी दर्द में तड़प रहे थे, एक आदमी बिना हिले खड़ा था। ग्रुप के पीछे लू फैन खामोशी से देख रहा था। उसका एक्सप्रेशन पढ़ा नहीं जा सकता था। उसकी आंखें हर मूवमेंट ट्रैक कर रही थीं। एक्सपैंड होता स्फीयर, वाइटैलिटी का ड्रेन, मेज का बदलता स्टैंस। उसने ऑब्जर्व किया, कैलकुलेट किया, इंतजार किया। फिर एक कांपता हुआ स्टूडेंट आगे बढ़ा। उसकी आवाज डेस्परेट थी। प्लीज, हम क्योटो अकेडमी के स्टूडेंट्स हैं। हम लड़ने नहीं आए। हम आपको सब कुछ दे देंगे, हमारा सामान, हमारी सप्लाईज। बस हमें जाने दो, हम चुप रहेंगे कसम से। मागी हयाता ने अपना सिर टेढ़ा किया। उसकी आंखों में मस्ती चमक रही थी। ओह, वो लंबा खींचते हुए बोला। उसका टोन मजाक से टपक रहा था। और मेरे पास क्या गारंटी है कि तुम वो वादा निभाओगे? उसकी आवाज सख्त हो गई। क्या तुम्हें कोई अंदाजा है कि मैंने इसके लिए कितना इंतजार किया है? इस छोटे से ट्रैप को सेट करने में कितनी मेहनत लगी? उस ड्राइवर का चेहरा पहनने में? जैसे ही वो बोला, ब्लैक ऑर्ब फिर से पल्स हुआ, अब और भूखा। उसकी एनर्जी फील्ड गहरी होती गई। स्टूडेंट्स चीखे जैसे ही उनकी ताकत के आखिरी निशान खींच लिए गए। उनके स्पिरिचुअल कोर्स फोर्स के नीचे कांप रहे थे। पैनिक तेजी से फैला। इससे लड़ो, उनमें से एक चिल्लाया। एक साथ हमारा चांस हो सकता है। लेकिन एक होकर भी उनकी हिम्मत फीकी पड़ रही थी। एक लू फैन की तरफ मुड़ा, डेस्परेटली चिल्लाते हुए, तुम हमारी मदद करो प्लीज। लू फैन की नजर उनकी तरफ घूमी, ठंडी और स्थिर। वो हिला नहीं, अभी नहीं। फिर बिना वार्निंग के एक शार्प सीटी हवा को काटते हुए निकली। एक चमकती हुई कुल्हाड़ी क्लियरिंग के आर पार घूमी। उसका ब्लेड ब्लड लाइट के साथ चमक रहा था। वो चिल्लाते हुए स्टूडेंट के सिर पर ब्रूटल प्रिसिजन के साथ लगी। आवाज फाइनल थी। उसकी बॉडी तुरंत गिर गई, जमीन पर बेजान। सांसें अटक गईं और चीखें फूट पड़ी। ग्रुप जम गया। डर ने उन्हें जगह पर जड़ दिया। एक और फिगर ऊपर से उतरा, अंधेरे में लिपटा हुआ। दोनों हाथों में ट्विन एक्सेस चमक रहे थे। उसकी प्रेजेंस किलिंग इंटेंट रेडिएट कर रही थी। हयाता ग्रिन किया, आवाज सेटिस्फैक्शन से भरी हुई। क्या तुम्हें सच में लगा मैं अकेले आया था? उसने नए आने वाले की तरफ इशारा किया। ये केन है, मेरा पार्टनर। हम हफ्तों से इस हॉल का इंतजार कर रहे थे। केन की आवाज ठंडी और डिसमिसिव थी। ये रुकीज मुश्किल से मेहनत के लायक है। और इसके साथ उसने अपनी कुल्हाड़ी ऊंची उठाई, फिर से वार करने के लिए तैयार। डर से भरे स्टूडेंट्स नीचे झुक गए। कुछ भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसका अगला स्विंग पहले से मोशन में था। विशाल ब्लेड हवा को चीरते हुए सीधा लू फैन की तरफ। हटो, कोई चिल्लाया, लेकिन लू फैन नहीं हिला। वो बिल्कुल स्थिर खड़ा रहा। जैसे ही हथियार करीब आया, उसकी नजर फिक्स और शांत थी। तूफान की आंख जिसे केओस ने छुआ तक नहीं। दोनों हंटर्स स्मर्क किए, जीत के लिए पहले से श्योर। फिर हवा खुद बदल गई। एक अंधा कर देने वाली चमक फूट पड़ी जैसे ही लू फैन का गॉड बोन आर्मर एक्टिवेट हुआ। सफेद स्केलेटल प्लेट्स उसके हाथों और टॉर्सो पर मटेरियलाइज हुई, डिवाइन लाइट रेडिएट करते हुए। ड्रैगन किंग का ऑरा उसके अंदर से भड़क उठा। उसके पैरों के नीचे जमीन हिला दी। कुल्हाड़ी उसके हाथ से मिली और रुक गई। क्लियरिंग में सांसें अटक गईं। लू फैन ने हथियार को मिड स्विंग पकड़ लिया था। टाइटेनियम ब्लेड को ऐसे जकड़ रखा था जैसे वो लकड़ी की छड़ी से ज्यादा कुछ ना हो। दरारें हथियार के एज पर फैल गईं। हंटर की आंखें फैल गईं। नामुमकिन, केन बड़बड़ाया। वो टाइटेनियम है, एक रैंक 4 एक्सपर्ट भी। उसकी आवाज लड़खड़ा गई। लू फैन की ठंडी घूर उससे मिली। तुमने एक गलती की, उसने धीरे से कहा। तुमने पहले वार किया। डिवाइन एनर्जी उसके हाथ में दौड़ गई। उसने अपना हाथ बढ़ाया, एक सिंगल कमांड रिलीज करते हुए, वीक रिट्रीट। एक शॉकवेव बाहर एक्सप्लोर हुई, अधूरी लेकिन अनस्टॉपेबल। वो शेयर फोर्स क्लियरिंग को चीरते हुए निकली, अपने साथ ड्रैगन किंग का किलिंग इंटेंट लेकर। वेव ने सारे बैरियर्स इग्नोर कर दिए, आर्मर और रेजिस्टेंस दोनों को बाईपास करते हुए। हंटर्स जमीन से ऐसे उठ गए जैसे ग्रेविटी खत्म हो गई हो। पीछे की तरफ रैगडॉल्स की तरफ फेंक दिए गए। वो पत्थरों और पेड़ों से डेविस्टेटिंग फोर्स के साथ टकराए। जमीन इम्पैक्ट पर कांप उठी। सन्नाटा छा गया। पत्ते हवा में तैरने लगे जैसे ही गूंज फीकी पड़ी। स्टूडेंट्स फ्रोजन खड़े थे, आंखें डिसबिलीफ में फैली हुई। उस आदमी को घूर रहे थे जो अब तबाही के बीच खड़ा था, शांत, अछूता। उसका आर्मर वायलेट हेज के नीचे चमक रहा था। लू फैन ने अपना हाथ धीरे से नीचे किया। उसकी आवाज ठंडी, रेजोल्यूट थी। तुम शिकार चाहते थे, उसने कहा। उसका टोन स्टील जैसा था। तुम्हें बदले में कुछ और मिला। जंगल हिल गया जैसे ही शॉकवेव ने उसे चीर दिया। पेड़ टूट गए, पत्थर दरक गए और जमीन खुद लू फैन के अटैक के आफ्टरमैथ के नीचे करा उठी। जब धूल आखिरकार जमी, खामोशी लौट आई, भारी और पूरी। दोनों हंटर्स बिखरे हुए टेरेन पर फैले हुए थे। उनकी बॉडीज पहचान से परे टूट चुकी थीं। उनके हथियार बिखरे हुए थे। उनके रून्स की हल्की चमक शून्य में फीकी पड़ गई। क्लियरिंग के किनारे पर बचे हुए स्टूडेंट्स फ्रोजन खड़े थे। उनमें से कोई नहीं बोला, उनमें से कोई नहीं हिला।
जो उन्होंने देखा था वो समझ से परे था। लू फैन आगे नहीं बढ़ा था, उसने एक कदम भी नहीं लिया था। फिर भी 2 लेवल 70 वॉरियर्स, ऐसे दुश्मन जो पूरी प्लेटून को तबाह करने के लिए काफी थे, एक पल में मिट गए। जैसे ही दंग करने वाली खामोशी बनी रही, लू फैन ने अपने हाथ थोड़े फैलाए। सफेद रोशनी उसके पीछे भड़क उठी जैसे ही ड्रैगन विंग्स खुल गए, विशाल, रेडियंट और कमांडिंग। बिना एक शब्द कहे वो आसमान में लॉन्च हो गया। उसके ऊपर जाने की फोर्स ने धूल और पत्तों को उसके पीछे बिखेर दिया। कुछ ही सेकंड्स में वो ऊपर धुंध में गायब हो गया, सिर्फ अपनी एनर्जी की हल्की गूंज छोड़कर। 3 बचे हुए स्टूडेंट्स बस खाली आसमान को घूर सकते थे। वो एक आदमी था। एक फुसफुसाया, दूसरा कांप उठा अपना हाथ पकड़ते हुए। 2 लेवल 70s गायब। एक पल में कोई जवाब नहीं मिला, सिर्फ हवा की आवाज थी, ठंडी, खोखली और दूर। आखिरकार उनमें से एक ने कदम पीछे लिया। हम यहां से निकल रहे हैं अभी। बाकियों ने जल्दी से हाँ में सिर हिलाया। शुक्र और डर उनके सीनों में घुल गया जैसे ही वो मुड़े और क्लियरिंग से भागे। लू फैन जो भी था वो सिर्फ इंसान नहीं था। उनका अब बस एक ही ख्याल था, भागना। वो जंगल में गहराई की तरफ भागे। धुंध उनके चारों तरफ घनी हो रही थी, हर परछाई हिलती हुई लग रही थी, हर आवाज बहुत करीब लग रही थी। फिर उनमें से एक अचानक रुका, रोशनी गायब हो गई। वो मुड़े, वो हल्की चमक जो कभी उनके पीछे रुकी हुई थी पूरी तरह गायब हो चुकी थी। अंधेरा अब पूरी तरह छा चुका था और एक दूसरा शख्स अपना पैक टटोलते हुए बोला कि सर्च लाइट्स यूज करो। बीम्स ऑन हुई और धुंध और नैरो बैंड्स को चीरते हुए निकल गईं। रोशनी कोहरे के आर पार चमकी टूटी हुई शाखाओं और मुड़े हुए जड़ों के टुकड़ों को हाईलाइट करते हुए वो संभल कर चल रहे थे, कदम दर कदम वापस जाने का रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। उनमें से किसी ने उनके पीछे हिलती हुई शक्लों पर ध्यान नहीं दिया। विशाल सांप परछाइयों में खामोशी से रेंग रहे थे। उनके स्केल्स सर्च लाइट की बीम्स के नीचे हल्का चमक रहे थे। हवा और भारी हो गई, एक नीची गुर्राती हुई फुसफुसाहट से भर गई जो जमीन में गूंज रही थी। एक स्टूडेंट जम गया और पूछा कि क्या तुमने वो सुना? बाकियों ने हाँ में सिर हिलाया, चेहरे पीले और कांप रहे थे। एक ने फुसफुसाया कि हम 3 पर अलग होंगे, बिखर जाओ और भागो, पीछे मुड़कर मत देखना। उन्होंने एक साथ गिनती की, 1 2 3। जैसे ही आखिरी नंबर उनके होठों से निकला वो अलग अलग दिशाओं में भागे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जमीन उनके नीचे फट गई। जैसे ही विशाल सांप धुंध से बाहर निकले, उनके जबड़े पिघली हुई एनर्जी से चमक रहे थे। आग उनके गले में लिपटी और फिर ब्लेजिंग ऑर्ब्स के तूफान के रूप में बाहर फूट पड़ी। जंगल रोशनी और आग में एक्सप्लोड हो गया। हर ब्लास्ट पेड़ों को चीरते हुए निकला। हर दिशा में लकड़ी के टुकड़े और अंगारे बिखेरते हुए गर्मी नाकाबिले बर्दाश्त थी और चीखें बस कुछ पल की थीं। कुछ ही लम्हों में वो शांत जंगल एक जलते हुए वेस्टलैंड में बदल गया। रात का आसमान लाल हो गया। सांपों की दहाड़ पहाड़ों में गूंज उठी, जमीन को हिला दिया और पेड़ों से बहुत दूर तक सुनाई दी। और इस केओस के ऊपर धुएं में आधा ढका हुआ एक और सांप बादलों के बीच खामोशी से लिपटा हुआ था। उसकी पीठ पर एक हुडेड राइडर बैठा था। उसका रूप अंधेरे में छुपा हुआ था। उसकी सिर्फ एक आंख दिखाई दे रही थी, एक हल्का चमकता हुआ अंगारा जो धुंध को जलते हुए कोयले की तरह काट रहा था। वो नीचे हो रही तबाही को शांत डिटैचमेंट के साथ देख रहा था। उसके बगल में एक और बड़ा सांप हिला। उसके स्केल्स हल्का चमके। जैसे ही उसने सांस छोड़ी, अपने मास्टर के कमांड का इंतजार करते हुए आग नीचे जल रही थी। जंगल को निगलते हुए एक मनहूस संकेत की। गॉडफॉल विल्डरनेस का असली खतरा बस शुरू ही हुआ था। अगले दिन लू फैन स्काई गॉड पीक की तरफ अंधा कर देने वाली स्पीड से बढ़ा, लेकिन अचानक वो एक इनविजिबल बैरियर से टकरा गया। इंपैक्ट ने उसे इतनी जोर से पीछे धकेला कि उसका बैलेंस बिगड़ गया, लेकिन जमीन पर गिरने से पहले उसने फोकस वापस पाया और बड़े स्टाइल में स्मूथली लैंड किया। फिर उसने ऊपर उस इनविजिबल बैरियर की तरफ देखा। कहीं से भी एक डीमन गर्ल उसके पीछे अपीयर हुई, ये एक्सप्लेन करते हुए कि वो बस यहां से उड़कर नहीं जा सकता, क्योंकि इसके परे एक गॉड का छोड़ा हुआ वर्ल्ड है। हमारा हीरो शॉक में पीछे कूदा ये मांग करते हुए कि वो अचानक क्यों अपीयर हुई। वो थिक ड्रैगन वुमन जवाब देती है कि वो जब चाहे बाहर आ सकती है, क्योंकि कोई कॉन्ट्रैक्ट उसकी आजादी पर रोक नहीं लगा सकता। लू फैन उससे सवाल करता है कि अगर वहां सच में किसी गॉड का छोड़ा हुआ वर्ल्ड है तो वो उड़कर नहीं जा सकता, पर ये गॉड्स असल में क्या हैं और क्या वो एंशिएंट गॉड्स की तरह है? वो जवाब देती है कि वो सो कॉल्ड गॉड्स बस पावरफुल बीइंग्स हैं जिन्होंने नेचुरल लॉज की पावर चुराई है, और जहां तक एंशिएंट गॉड्स की बात है वो कहां से आते हैं ये वो खुद भी पूरी तरह नहीं जानती। लू फैन फिर उसकी अपनी ताकत के बारे में पूछता है। उनके मुकाबले वो बताती है कि अपने प्राइम टाइम में वो 6th एडवांसमेंट से भी परे थी और चुटकी बजाते ही गॉड्स को मार सकती थी। अगर उसकी पुरानी चोटें न होती तो उसे शक है कि लू फैन अगले 100 सालों तक उसके ट्रू फॉर्म को होस्ट करने के लायक भी होता। लू फैन तुरंत सोचता है कि किस्मत थी कि उसके पास अपनी असली ताकत का 1% भी नहीं था जब उसने उसे चैलेंज किया था। अपने सारे ड्रैगन्स को याद करते हुए वो सोचता है कि क्या सारे ड्रैगन्स आखिरकार उसके लेवल तक पहुंच सकते हैं, और अगर ऐसा है तो वो किसी को भी कुचल सकता है। वो धीरे से उसके माथे पर फ्लिक करती है और उसे दिन में सपने देखना बंद करने को कहती है, क्योंकि एक ड्रैगन की ग्रोथ एक बेहद लंबा प्रोसेस है। उसके ड्रैगन पेट्स को ड्रैगन किंग लेवल तक ग्रो करने के लिए उसे तब तक इंतजार करना होगा जब तक वो इंसानों की 6th एडवांसमेंट के बराबर स्टेज तक नहीं पहुंच जाते। सिर्फ तभी वो गॉड स्लेयर टाइटल के लायक होंगे। हीरो आह भरता है, ये मानते हुए कि उसे अभी लंबा सफर तय करना है। वो मुड़ती है और उसे एडवाइस करती है कि वो सपने देखने में वक्त बर्बाद करना बंद करे और अपने कदमों पर ध्यान दे।
जैसे ही वो घने जंगल से गुजरते हैं वो वार्न करती है कि ये पहाड़ी रास्ता लोगों को निगल जाता है। वो ऐड करती है कि वो सच में उसे समझ नहीं पाती, क्योंकि उसने पहले ही बताया था कि डिवाइन बोन्स आर्मराइजेशन के इक्विपमेंट सीधे डिवाइन रूइन सीक्रेट रिल्म में लाए जा सकते हैं। फिर वो सवाल करती है कि उसने ब्लेडेड आर्मर ड्रैगन किंग एग ढूंढने से पहले सीक्रेट रिल्म में लेवल अप क्यों नहीं किया। लू फैन जवाब देता है कि उसकी वजह साफ है, क्योंकि ब्लेडेड आर्मर ड्रैगन हैचलिंग के पास सीक्रेट रिल्म की स्पिरिचुअल एनर्जी अब्सॉर्ब करने और तेजी से लेवल अप करने का चांस है। वो उसे एक कैलकुलेटेड छोटा आदमी कहती है, साथ ही कॉम्प्लीमेंट भी करती है। जैसे ही वो चलना जारी रखते हैं 3 एनर्जी स्पीयर्स अचानक उनकी तरफ शूट होते हैं। डीमन गर्ल अलार्म में ऊपर कूदती है और दोनों मुश्किल से अटैक डॉज करते हैं। जैसे ही स्पीयर जमीन में गड़ जाते हैं तभी एक विशाल क्रिस्टल रॉक गोलम मॉन्स्टर उभरता है, ये ऐलान करते हुए कि इस फॉरबिडन लैंड में घुसने वालों को मरना होगा। उसके साथ 2 और क्रिस्टल रॉक गोलम्स अपीयर होते हैं, वार्न करते हुए कि किसी को भी इस पवित्र जगह को गंदा करने की इजाजत नहीं है। एक नोटिफिकेशन अपीयर होती है मॉन्स्टर्स को लेवल 95 बीइंग्स बताते हुए, जो एनर्जी को स्टोन स्पीयर्स में चैनल करके फियर्स और अनस्टॉपेबल थ्रस्ट अनलीश कर सकते हैं, जो भारी फिजिकल डैमेज देता है। और उनके पास एक अर्थ शैटरिंग क्वेक एबिलिटी है जो उनके सामने वायलेंट ट्रेमर्स क्रिएट करती है। डीमन गर्ल लू फैन से पूछती है कि क्या वो चाहता है कि वो इन्हें हैंडल करे, ये सजेस्ट करते हुए कि वो इसे उनकी दूसरी डील मान ले। लू फैन एक काउंटर क्वेश्चन के साथ जवाब देता है कि क्या अखरोट तोड़ने के लिए हथौड़े की जरूरत है और उसे अपनी ताकत ब्लेडेड आर्मर ड्रैगन किंग के लिए बचाने को कहता है। वो मुस्कुराती है पूरी तरह समझते हुए और अपने यूजुअल कॉन्फिडेंट पोज के साथ पीछे हट जाती है, उसे एक माइटी ड्रैगन स्लेयर के रूप में अपनी परफॉर्मेंस शुरू करने के लिए इन्वाइट करते हुए लू फैन अपने हाथों पर क्लॉ स्केल समन करता है, ये सोचते हुए कि ये ठीक है क्योंकि ये अपने नए मूव को टेस्ट करने का परफेक्ट मौका है। वो अपना शैडो ड्रैगन किंग ऑरा एक्टिवेट करता है और एक नोटिफिकेशन आती है कि वो ड्रैगन टेमर ऑरा यूज कर रहा है। शैडो ड्रैगन किंग ब्लड लाइन की पावर चैनल करते हुए शैडो ड्रैगन किंग ऑरा गेन कर रहा है। ये एबिलिटी उसकी स्पीड 30% बढ़ा देती है और उसे कंसीलमेंट इफेक्ट देती है। उस ब्लाइंडिंग स्पीड के साथ लू फैन मॉन्स्टर्स की तरफ चार्ज करता है, दहाड़ते हुए ये टेस्ट करने के लिए कि उसका थर्ड एडवांसमेंट स्किल सच में कितना पावरफुल है। क्रिस्टल गोलम्स तुरंत अपने स्पीयर्स बनाते हैं और उसके करीब आने से पहले ही उसकी तरफ थ्रस्ट करते हैं, लेकिन उसकी इनक्रेडिबल स्पीड उसे स्पीयर्स की बारिश से आसानी से बचने देती है। वो उन सबको स्विफ्टली डॉज करते हुए मॉन्स्टर्स के करीब पहुंचता है। मॉन्स्टर्स की ओवरवेलमिंग डिफेंस और स्पीड से शॉक में है। फिर हमारा हीरो स्काई ब्रेकिंग स्किल निकालता है जो एक ड्रैगन कोऑर्डिनेटिंग और स्लैश अटैक यूज करता है। पहले एक क्रिस्टल रॉक गोलम से टूटता है, लेकिन फिर हमारा हीरो ड्रैगन टेमर ऑरा के जरिए उसे चीर देता है। अगले ही पल वो खुद को गोलम से घिरा हुआ पाता है जो अटैक करने के लिए तैयार है। तो हमारा हीरो हर मॉन्स्टर से हेड ऑन लड़ने के लिए खुद को रेप्लिकेट करता है। जैसे ही लड़ाई शुरू होती है रेप्लिकाज स्विफ्टली मॉन्स्टर को हम्बल कर देते हैं। बाद में हमारा हीरो सारे रेप्लिकाज वापस बुला लेता है और पीछे हट जाता है, सारे टूटे हुए रॉक क्रिस्टल्स को पीछे छोड़ते हुए वो प्रेडेटर जिसकी उसने कभी तारीफ की थी। शैडो ड्रैगन हमारे बॉय की ग्लांस और नेचर स्किल में रिफ्लेक्ट होता है। वो मानता है कि वो इस मूव से सच में इंप्रेस है। हमारा हीरो नोट करता है कि जितना ज्यादा वो इसे यूज करता है उतना ही वो ड्रैगन रेस की गहरी ताकत को समझने लगता है, एक ऐसी पावर जो सच में इंसानी समझ से परे है। वो सोचता है कि ड्रैगन किंग की ताकत को इतनी आजादी से चैनल कर पाना इन 3 टर्न्स को वाकई वर्थवाइल बनाता है। जैसे ही वो चलते हैं डीमन गर्ल रिमार्क करती है कि रास्ते में आने वाले बिलीवर्स को साफ करने का काम क्लियरली उस पर आता है। ड्रैगन किड हमारा हीरो जवाब देता है कि उसका शुरू से एक्शन लेने का कोई इरादा नहीं था। डंजन से गुजरने के बाद वो बर्फीले ग्लेशियर्स पर पहुंचते हैं। हमारा हीरो फ्रस्ट्रेशन में आ भरता है, पॉइंट आउट करते हुए कि ये कितना अजीब है कि वो कुछ पल पहले साफ तौर पर जंगल में थे, फिर भी अब एक बर्फीली ढकी हुई जमीन पर खड़े हैं। डीमन गर्ल भी उतनी ही हैरान लगती है, जिससे हमारा हीरो जोर से सोचने पर मजबूर होता है कि क्या ये फिर से उस बैन का असर हो सकता है। डीमन गर्ल हंसती है ये कहते हुए कि चीजें अब बहुत लाइवली होने वाली हैं। अचानक हवा कहीं से भी तेज हो जाती है, हमारे हीरो को खुद को संभालने पर मजबूर करते हुए जैसे ही वो चिल्लाता है, सोचते हुए कि हवा के साथ आखिर हो क्या रहा है। जैसे ही वो आगे देखता है शॉक उसे हिट करता है जब एक विशाल स्नो एप आगे लपकता है। अटैक करने के लिए वो तुरंत अपना हथियार समन करता है और ठीक वक्त पर वापस वार करता है। दोनों फोर्सेस टकराती हैं, एक मैसिव एक्सप्लोजन में फूट पड़ती हैं। फिर भी किसी तरह हमारा हीरो पूरी तरह बिना किसी चोट के उभरता है। जमीन पर मजबूती से लैंड करते हुए वो रिमार्क करता है कि उसे लगा था कि ये बस एनवायरनमेंट में अचानक आया बदलाव है, लेकिन रियलाइज करता है कि वो खूंखार जानवरों द्वारा सेट किए गए ट्रैप में गिर गया है। ये क्रीचर्स फ्रॉस्टबॉर्न आइस स्कल्प्टर्स हैं। एक सिस्टम नोटिफिकेशन एक्सप्लेन करता है कि ये बीस्ट टारगेट एरिया पर गिरने के लिए बड़े ग्लेशियर्स समन कर सकते हैं, जो एक वायलेंट आइस एक्सप्लोजन कॉज करता है, जो एरिया ऑफ इफेक्ट डैमेज देता है और एक फ्रॉस्टी फ्यूरी मार्क छोड़ जाता है, जो चिलिंग एटमॉस्फेयर रेडिएट करता है। डीमन गर्ल ऑब्जर्व करती है कि यहाँ की आइस रिस्ट्रिक्शंस ने सारे मॉन्स्टर्स को हार्डन्ड आइस आर्मर की एक लेयर दी है, जिसे तोड़ना बेहद मुश्किल है। वो हमारे बॉय की तलवार से डर सेंस करती है, ये जानते हुए कि वो काट नहीं सकती। अपने आसपास मना इकट्ठा करते हुए वो नोट करती है कि मामूली तलवारें यहाँ बेकार हैं, लेकिन अगर लावा फ्लेम्स में कवर्ड हो तो शायद चीजें बदल जाएं। हमारा हीरो अपना ड्रैगन टेमिंग ऑरा समन करता है, ब्लैक ड्रैगन की पावर चैनल करते हुए। सिस्टम वेरीफाई करता है कि ये स्किल ब्लैक ड्रैगन ब्लड लाइन को मोबिलाइज करती है,
उसे ब्लैक ड्रैगन ऑरा देते हुए उस पावर को यूज करके वो कॉन्फिडेंस के साथ आगे चार्ज करता है, ये डिक्लेयर करते हुए कि ये अब अपग्रेड हो चुका है। डार्क ऑरा उसके आसपास वायलेंटली स्वर्ल करता है। जैसे ही वो स्नो एप्स की तरफ फ्लैश करता है, एक और सिस्टम नोटिफिकेशन कंफर्म करता है कि वो ब्रेक स्किल भी यूज कर रहा है, जो ड्रैगन एनर्जी को रैपिड कंटिन्यूअस स्ट्राइक्स में इन्फ्यूज करता है, जो उसके ड्रैगन पेट्स के साथ सिंक्रोनाइज होती हैं। नतीजा ये होता है कि फ्लेम्स फियर्सली जलती हैं, एप को लगभग पिघला देती हैं। जैसे ही वो दर्द में चिल्लाता है, हमारा हीरो स्मर्क करता है, नोट करते हुए कि अलग अलग एट्रीब्यूट्स वाले मॉन्स्टर्स के खिलाफ अपोजिंग ड्रैगन कंट्रोलिंग ऑराज यूज करना अनएक्सपेक्टेडली इफेक्टिव रिजल्ट्स देता है। डीमन गर्ल इंप्रेस होकर देखती है, मन ही मन चुपचाप मानती है कि ड्रैगन मैजिक की उसकी समझ उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा गहरी है। हमारा हीरो फिर ऑब्जर्व करता है कि आगे का एनवायरनमेंट एक बार फिर स्टेबलाइज होता लग रहा है और कहता है कि अब चलना जारी रखने का वक्त है अपने सफर में। बाद में उनका सामना माउंट क्याश के हर तरह के अजीब बिलीवर्स से होता है। जब बीस्ट्स का एक झुंड हमला करता है तो सिस्टम हमारे हीरो को नोटिफाई करता है कि ये क्रिम्सन बीज हैं, फॉलोअर लेवल 95 क्रीचर्स जो लावा हाइव से पैदा हुई हैं। इनके पास एक मोल्टन हाइव समन करने की एबिलिटी है जो टारगेट एरिया में क्रैश करता है, एक लावा पूल बनाते हुए जो कंटिन्यूअस डैमेज देता है और अपनी रेंज में फंसे सभी दुश्मनों को सिग्निफिकेंटली स्लो कर देता है। उनकी नेचर रियलाइज करते हुए हमारा हीरो डिसाइड करता है कि ड्रैगन पेट समन करने की कोई जरूरत नहीं है, ये जानते हुए कि वो उनके एलिमेंटल ट्रेट्स के मुताबिक ड्रैगन टेमिंग ऑरा यूज करके उन्हें आसानी से हैंडल कर सकता है। रास्ते में वो कई खूंखार जानवरों का सामना करते हैं, फिर भी उनमें से कोई भी एक डिसेंट बॉस लेवल ओपोनेंट क्वालिफाई नहीं करता। वो ब्लू ड्रैगन का ड्रैगन टेमिंग ऑरा एक्टिवेट करता है। ब्लू ड्रैगन ब्लड लाइन की पावर चैनल करते हुए ब्लू ड्रैगन ऑरा गेन करता है और क्रिम्सन बीस्ट को आसानी से मिटा देता है। जल्दी ही उसका सामना एक तरह की तैरती हुई मछली से होता है जो भी फॉलोअर लेवल 95 पर है। इन क्रीचर्स के पास मैजिक इम्यूनिटी और एक एलिमेंटल स्टेट वॉर्टेक्स एबिलिटी है जो एलिमेंटल एनर्जी का एक घूमता हुआ बवंडर समन करती है, पास के दुश्मनों को अपनी रेंज में खींचती है और फैंटम इफेक्ट्स के साथ कंटिन्यूअस रेडिएंट डैमेज देती है। इस इनकाउंटर के दौरान वो एक्सप्लेन करता है कि डीमन डिवॉरिंग ड्रैगन किंग ने एक बार बताया था कि यहाँ के गॉड्स शायद डरते हैं कि उनके फॉलोअर्स कहीं बहुत ज्यादा पावरफुल न हो जाएं और बगावत न कर दें, इसलिए उन्होंने सभी जिंदा प्राणियों की ग्रोथ को दबाने के लिए रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं। ये साफ हो जाता है कि ये सो कॉल्ड गॉड्स दिल से इंसानों से अलग नहीं है। घमंडी, स्वार्थी और बेवकूफ हमारा हीरो ब्लू ड्रैगन ऑरा और स्केल्ड एनर्जी का यूज करके स्विमिंग फिश को खत्म कर देता है, वही जो उसने क्रिम्सन बीस्ट को हराने के लिए यूज किया था। 3 दिन बाद हेवनली गॉड पीक के शिखर पर हमारा हीरो आखिरकार टॉप पर पहुंचता है और डीमन गर्ल राहत की सांस लेती है, नोट करते हुए कि वो पहुंच गए हैं। उनके सामने एक विशाल प्राचीन स्ट्रक्चर खड़ा है जिससे बड़ी बड़ी लटकती हुई जंजीरें धुंध में नीचे जा रही हैं। हमारा हीरो ऑब्जर्व करता है कि पहाड़ की चोटी वैसी बिल्कुल नहीं है जैसा उसने इमेजिन किया था, रियलाइज करते हुए कि ये जगह हेवनली गॉड पीक के गॉड्स द्वारा छोड़ा गया एक रेमनेंट होनी चाहिए। डीमन गर्ल उसे करेक्ट करती है, एक्सप्लेन करते हुए कि ये गॉड्स का काम नहीं है बल्कि वही बीइंग है जिसे वो ढूंढ रहा है। ब्लेड आर्मर ड्रैगन किंग अपना हाथ बढ़ाते हुए वो उससे निकलते हुए 3 चमकते ब्लेड्स रिवील करती है। शॉक होकर हमारा हीरो पूछता है कि क्या वो सच में कह रही है कि ये ब्लेड आर्मर ड्रैगन किंग है। सोचते हुए कि वो मजाक कर रही होगी, वो आह भरती है और पलट कर कहती है कि 30 से ज्यादा नोन ड्रैगन स्पीसीज हैं और वो सब सिर्फ फिजिकल कॉम्बैट पर रिलाई नहीं करते। उसे कहती है कि वो ऐसे एक्ट न करे जैसे उसने कभी दुनिया नहीं देखी। उसकी बात समझते हुए हमारा हीरो याद करता है कि उसके अपने ड्रैगन्स में से एक के पास लिक्विड बेस्ड फॉर्म है। उसके सामने तलवारों के विशाल पहाड़ को देखते हुए वो मानता है कि अगर वो दावा करती है कि ये स्ट्रक्चर ड्रैगन किंग है तो ये सेंस बनाता है। अपना हथियार निकालते हुए वो ड्रैगन किंग की करंट स्टेट के बारे में पूछता है कि क्या ये जागा हुआ है या सोया हुआ। डीमन गर्ल शांति से जवाब देती है कि ये करंटली डिफेंसिव स्टैंस में है, एक्सप्लेन करते हुए कि कोई बहुत हायर लेवल का शख्स भी इसकी ट्रू कंडीशन परसीव नहीं कर सकता। ये सुनकर हमारा हीरो हैरान होता है और वो आगे एक्सप्लेन करती है कि इस स्टेट में रहने के दौरान ये अपनी इंजरीज की रिकवरी एक्सेलरेट करता है और खुद को एक्सटर्नल अटैक से पूरी तरह आइसोलेट कर लेता है। हमारा हीरो फिर पूछता है कि क्या इसका मतलब ये है कि वो कुछ नहीं कर सकते। डीमन गर्ल कॉन्फिडेंस से काउंटर करती है, ये कहते हुए कि ये नामुमकिन नहीं है। वो रिवील करती है कि उसने ओरिजिनली अंडरवर्ल्ड के पॉइजन ड्रैगन किंग के साथ अलायंस इसलिए ढूंढी थी क्योंकि उसके पास नेचुरली इस तरह के आयरन क्लैड डिफेंसिव फॉर्म को रिस्ट्रेन करने की एबिलिटी है। अपने एक ड्रैगन को याद करते हुए हमारा हीरो जल्दी से पूछता है कि क्या उसका मतलब ये है कि शायद इसे हैंडल न कर पाए। डीमन गर्ल एक्सप्लेन करती है कि हालांकि वो अभी अपनी इन्फेंसी में है और उसमें फुल स्ट्रेंथ की कमी है, लेकिन उसे भूलना नहीं चाहिए कि अंदर वाला क्रीचर भी बुरी तरह जख्मी है। उसके करीब आते हुए वो ऐड करती है कि उसकी रिकवरी स्पीड और उसके पेट स्पेस वाले बीस्ट को मिलाकर वो शायद आज न सिर्फ उसे ड्रैगन एग पाने में मदद कर सकती है बल्कि खुद पूरी चीज को डिवार करने का चांस भी पा सकती है। हमारा हीरो उसकी तरफ देखने के लिए मुड़ता है, लेकिन इससे पहले कि वो जवाब दे पाता एक मैसिव मैजिक सर्कल अचानक उसके पीछे मटेरियलाइज होता है। चौंक कर वो पूछता है कि क्या ब्लेड आर्मर ड्रैगन किंग जाग गया है। वो तुरंत अपना सिर हिलाती है और जवाब देती है कि ये ब्लेड आर्मर ड्रैगन किंग की मैजिक नहीं है। पीछे से वो सफेद बर्फ के बीच एक विशाल पहाड़ जितने बड़े बींग को उठते हुए देखते हैं। उसके मैसिव फॉर्म से कई सांप जैसे बीस्ट रेंगते हुए निकलते हैं जिनके जहरीले जबड़े खुले हुए हैं। जैसे ही ठंडी हवा घनी होती है, एक क्लोक्ड फिगर कहीं से भी अपीयर होता है।
एक अजीब शांति के साथ कमांड करते हुए कि यमाता नो ओरोची जाए और इंट्रूडर्स को आइडेंटिफाई करे। पता चलता है कि यमाता नो ओरोची एक बेहद ऊंचा सर्पेंट था जिसकी आंखें चमक रही थीं। वो तुरंत पहाड़ों पर किसी भी शिकागामी या समन स्पिरिट्स को सूंघता है, लेकिन किसी को ट्रैक करने में नाकामयाब रहता है। सर्पेंट के सिर पर खड़ा क्लोक्ड फिगर हैरान है कि उसका बड़ा सांप स्पिरिट को आइडेंटिफाई नहीं कर पाया। वो अंदाजा लगाता है कि इस जायंट बीस्ट का ओरिजिन एक्स्ट्रॉर्डिनरी होना चाहिए। हालांकि वो अपने सिर से क्लोक हटाता है और लू फैन को एक रेयर शिकागामी ढूंढने में मदद करने के लिए थैंक करता है। ये सुनकर डीमन गर्ल एक्साइटमेंट में पूछती है कि इस नए शब्द शिकागामी का मतलब क्या है। हमारा हीरो उससे पूछता है कि वो आखिर है कौन। क्लोक वाला आदमी एक्सप्लेन करता है कि वो खुद को इंट्रोड्यूस करना भूलने के लिए माफी चाहता है। वो कहता है कि साकुरा लोगों के बीच भी सिर्फ अमीर और इन्फ्लुएंशियल लोग उसे जानते हैं। वो अपने शिकागामी को यमाता नो ओरोची के नाम से इंट्रोड्यूस करता है। उसे ड्रैगन पेट से कंपेयर करते हुए उस पल्स सिस्टम विंडो अपीयर होती है, रिवील करते हुए कि यमाता नो ओरोची पेट का नाम है, उसका लेवल 119 है और वो करंटली स्टेज 4 शिकागामी पर है। क्लोक वाला आदमी गर्व से अपना चेहरा उठाता है और खुद को एनमोई के रूप में इंट्रोड्यूस करता है। उसका मास्टर होने का दावा करते हुए एक नोटिफिकेशन दिखाता है कि उसका लेवल 119 है। वो हमारे हीरो और डीमन गर्ल को एक नीले मैंटल से घेर लेता है और रिमार्क करता है कि उसने नेशनल ड्राइव में उनकी परफॉर्मेंस देखी है। वो मानता है कि हमारा हीरो मुसाशी से कहीं बेहतर है और क्लियरली फर्स्ट रैंक करता है। वो सवाल करता है कि क्या हीरो उसे पूरे रास्ते पहाड़ तक सिर्फ ब्लेड आर्मर ड्रैगन किंग चुराने के लिए लाया था, और मजाक उड़ाता है कि एक पावरफुल इंसान होते हुए भी क्या उसे अपने एक्सेंट्रिक बिहेवियर के एक्सपोज होने का डर नहीं है। वो ऐड करता है कि रास्ता खतरों से भरा है और वो किसी भी छुपे हुए खतरे को रहने नहीं देगा, भले ही वो लेवल 100 मास्टर्स हों। जैसे ही वो कासल के करीब पहुंचता है, वो उसे ब्लेड आर्मर ड्रैगन किंग के रूप में आइडेंटिफाई करता है और हमारे हीरो से पूछता है कि क्या उसका पीछा करना सच में वर्थ इट है। वो ये भी सजेस्ट करता है कि उससे पूछना कि क्या वो आसानी से जागती है, मौत को दावत देने जैसा होगा। एनमोई हंसता है कहते हुए कि हमारा हीरो सही है। वो मानता है कि हमारा हीरो आसानी से लड़ते हुए पहाड़ तक आया, एक खूबसूरत और पावरफुल ड्रैगन पेट की मदद से, और एक्नॉलेज करता है कि उसे और सतर्क होना चाहिए था और उसका अप्रोच रेकलेस था। डीमन गर्ल हंसती है और टीज करती है कि उसकी खूबसूरती को और डिटेल में डिस्क्राइब करे। एनमोई जवाब देता है कि बदकिस्मती से ये तारीफ करने का सही वक्त नहीं है और लू फैन की तरफ मुड़ता है एक डील प्रपोज करने के लिए। वो एक्सप्लेन करता है कि पहाड़ पर लू फैन की लड़ाई देखने के बाद वो जानता है कि वो उसका मुकाबला नहीं कर सकता। हालांकि अगर लू उससे दोस्ती करना चुने तो साकुरा कंट्री के पावरफुल लोगों के बीच उसे गेस्ट ऑफ ऑनर की तरह ट्रीट किया जाएगा, जिससे उसे इमेंस रिसोर्सेज, फेम और वेल्थ का एक्सेस मिलेगा। एनमोई सजेस्ट करता है कि लू फैन ब्लेड आर्मर ड्रैगन किंग उसे दे दे ताकि वो एलाइज बन सके। ये शेडी ऑफर सुनकर हमारा हीरो और डीमन गर्ल खामोश रहते हैं। फिर लू फैन स्मर्क करता है और कहता है कि ये डिसअपॉइंटिंग है क्योंकि दोस्ती सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन एनमोई साफ तौर पर फॉलोअर्स रिक्रूट करने की कोशिश कर रहा है। एनमोई थोड़ा गुस्सा हो जाता है और पूछता है कि अभी क्या कहा गया। वो अपने शब्द ज्यादा इरिटेटेड टोन में रिपीट करता है, पूछते हुए कि लू फैन खुद को समझता क्या है और क्या वो सच में एक्सपेक्ट करता है कि वो ड्रैगन किंग उसे दे देगा। ये सुनकर एनमोई टेंस हो जाता है और हमारे हीरो को घमंडी और कंसीटेड किड कहता है, याद दिलाते हुए कि वो अभी भी उसकी मैजिक में कैद है। लू फैन अपना ड्रैगन स्केल आर्म उठाता है और माना बैरियर दरकने लगता है। थोड़ी सी कोशिश के साथ वो प्रिजन के माना को पूरी तरह तोड़ देता है, एक टीजिंग स्माइल के साथ। वो कहता है कि अगर उसका मतलब इस मैजिक फॉर्मेशन से है तो वो भूल गया था कि एनमोई उसे कैद करने के लिए इसका इस्तेमाल करना चाहता था। डीमन गर्ल भी शामिल हो जाती है, कहते हुए कि ये एनमोई के लिए शर्म की बात है, क्योंकि अगर उसने थोड़ा प्यार से बात की होती तो शायद वो उन्हें कैद करने की कोशिश को एंटरटेन कर लेती। हमला करने की तैयारी करते हुए एनमोई हीरो को गाली देता है और वार्न करता है कि वो ये ना सोचे कि वो वापस लड़ नहीं सकता। वो दावा करता है कि उसके पास भागने और ब्लेड आर्मर ड्रैगन किंग के साथ निकलने का काफी कॉन्फिडेंस है। लू फैन काउंटर अटैक के लिए आगे कूदता है और डीमन गर्ल को बस शांति से देखने के लिए कहता है, ये कहते हुए कि वो अपने कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे किसी शख्स पर वेस्ट नहीं करना चाहता। डीमन गर्ल उबासी लेती है और अंगड़ाई लेती है, जवाब देते हुए कि देखने के लिए कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है और वो शायद जाकर आराम कर ले। ऐसे पल का बेसब्री से इंतजार करते हुए ये मानते हुए कि लू फैन का ड्रैगन पेट चला गया है। एनमोई इसे परफेक्ट मौका समझता है। वो हमारे हीरो को बताता है कि उसने ऐसी कॉन्फ्रंटेशन से बचने की पूरी कोशिश की, लेकिन ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो इतना जिद्दी होगा। फिर वो अपने सर्पेंट पेट को हमला करने का कमांड देता है, जो हमारे हीरो की तरफ एक डेडली पिंक पॉइजन रिलीज करता है। हमारा हीरो शांति से रिएक्ट करता है, एक कार्ड निकालता है और शाया को समन करता है, जो उसके चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देती है। लू फैन एनमोई का मजाक उड़ाता है, ये कहते हुए कि वो बीमारी से मरता हुआ लग रहा है, फिर भी चालाकी से दूसरों को लूटने की कोशिश कर रहा है। एनमोई पसीने से भीग जाता है, शॉक के साथ रियलाइज करते हुए कि लू फैन स्नेक फीवर के असर से पूरी तरह इम्यून है। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। हमारा हीरो अपने पेट को मर्ज होने के लिए बुलाता है और शाओया और शाओई को समन करता है, उन्हें स्टार ऑरा स्विच करने के लिए कहता है। हमारा हीरो फिर 3 स्किल्स एक्टिवेट करता है। पहला एमरल्ड लाइट, जो ब्लेसिंग की 3 से 6 लेयर्स देता है, नेगेटिव इफेक्ट्स हटाता है, सारे एट्रीब्यूट्स को 60% तक बढ़ाता है और डैमेज ब्लॉक करता है। दूसरा सोल शैटरर, जो सोल लाइट से जुड़े एलाइज को 200% तक बूस्ट करता है और डैमेज को ची के रूप में स्टोर करता है।
10 लेयर्स के बाद ये एक शॉक रिलीज करता है जो अब्जॉर्ब डैमेज का 10 गुना डील करता है। तीसरा, ड्रैगन ऑरा स्टार ड्रैगन पावर चैनल करता है ताकि हर 10 सेकंड में स्ट्रेंथ 100% बढ़ सके बिना किसी कैरी ओवर के। उसकी आंखें जल उठती हैं जैसे ही वो एनमोई को चैलेंज करता है, ये कहते हुए कि वो देखना चाहता है कि वो कैसे बचकर निकलता है। एक और नोटिफिकेशन अपीयर होता है एनमोई के क्लास स्टैट्स दिखाते हुए जो स्ट्रेंथ, एजिलिटी, स्पिरिट और स्टेमिना में तेजी से गिर रहे हैं। पैनिक उसकी आवाज में भर जाता है। जैसे ही वो यमाता नो ओरोची को चिल्लाता है, उसे जल्दी करने और लू फैन से दूर होकर कुछ करने के लिए कहता है। एक सिस्टम नोटिफिकेशन अनाउंस करता है कि एक गॉड एडवांस स्किल एक्टिवेट हो गई है। ये स्किल यूजर को गॉड आर्मर देती है, सारे एट्रीब्यूट्स को 300% बढ़ा देती है। एक और स्किल ड्रैगन राइडिंग ऑरा फॉलो करती है और लाल रंग की लकीर के अंदर एक सफेद बिजली चमकती है। एक ही बार में सारे सांपों को चीरते हुए उन्हें तुरंत मार देती है। सिस्टम दिखाता है कि एनमोई के स्टैट्स फिर से 3 गुना बढ़ गए हैं। वो जमीन पर गिर जाता है चिल्लाते हुए कि वो इस ड्रैगन को ले जा नहीं सकता। शॉक में उसे रियलाइज होता है कि चीजें खराब हो गई हैं और सोचता है कि उन्हें तुरंत पीछे हटना चाहिए, लेकिन उसके बिखरे हुए सांप के टुकड़ों के अंदर से हमारा हीरो उसकी तरफ चार्ज करता है, डिक्लेयर करते हुए कि वो ड्रैगन को नहीं ले जा सकता। एनमोई एक और स्पेल चैंट करना शुरू करता है चिल्लाते हुए कि क्योंकि ये सकुरा की जमीन है, ड्रैगन सकुरा का है और हमारे हीरो पर डाका डालने का इल्जाम लगाता है। उसकी आंखें पीली चमकती हैं। जैसे ही वो यमाता नो ओरोची को आखिरी बार अपने मास्टर की मदद करने का कमांड देता है और स्पेल पोसाइडन क्लेंजिंग को एक्टिवेट करने का ऑर्डर देता है। कुछ ही सेकंड्स में हमारे हीरो के आसपास के सांपों के टुकड़े नीले मना के सर्च से टकराते हैं जो कहीं से भी अपीयर होता है। जैसे ही वो आगे देखता है, एक विशाल डिमोनिक मॉन्स्टर उसके सामने मटीरियलाइज होता है। सिस्टम इसे पोसाइडन क्लेंजिंग नाम देता है। समनिंग के बाद ये डिक्लेयर करता है कि करंट शिकागामी ऑफर करने से सुसानो का फैंटम टोट्सुका स्वॉर्ड के साथ बुला लिया गया है। फैंटम को शिकागामी की 350% पावर मिलती है और ये 30 सेकंड्स तक रहता है। रीजन सी गॉड क्लेंजिंग स्किल ट्रिगर करता है। यमाता नो ओरोची को ऑफरिंग के रूप में यूज करते हुए टोत्सुका स्वॉर्ड कुसानगी स्वॉर्ड बन जाती है और फैंटम के एट्रीब्यूट्स डबल हो जाते हैं। हमारा हीरो इस क्रीचर को बिना किसी हैरानी के देखता है और कहता है, लगता है एनमोई के पास ओरोची के अलावा कोई और शिकागामी नहीं है। गुस्से में एनमोई चिल्लाता है कि उसे अंडर एस्टिमेट नहीं किया जाएगा और कसम खाता है कि हमारा हीरो एक दिन पछताएगा। यमाता नो ओरोची रिजेंटमेंट से पोजेस हो जाता है। ठीक तभी जब हमारा हीरो एक डेडली पंच डिलीवर करने के लिए तैयार होता है, एक चमकता हुआ मगतामा उसकी तरफ फेंका जाता है और सीधा टकराता है। एक सिस्टम नोटिफिकेशन अपीयर होता है बताते हुए कि पोसाइडन क्लेंजिंग समनिंग लगभग कंप्लीट है, सिर्फ 1 सेकंड बाकी है। एनमोई राहत महसूस करता है कि उसका भागने का प्लान काम कर गया, लेकिन हमारा हीरो अपनी एनर्जी इकट्ठा करता है और कहता है कि ये काम नहीं किया, सब कुछ बेकार गया। वो एक डेवस्टेटिंग पंच अनलीश करता है जो पूरे एरिया में नीले मना की लहर भेज देता है। डिमन दर्द में चीखता है जैसे ही उसकी बॉडी धुंध में घुल जाती है। सिर्फ ब्लू एनर्जी का एक बादल छोड़कर धुआं हवा में भर जाता है और उसके थ्रू हमारा हीरो आह भरता है, रियलाइज करते हुए कि डरा हुआ एनमोई भागने में कामयाब हो गया। बाद में सनसेट की शांत रोशनी के नीचे एनमोई गुस्से में बैठा है। उसके मुंह से खून टपक रहा है। वो बुरी तरह खांसता है और अपने टीचर से माफी मांगता है। धुंध में एक ब्राउन फिगर अपीयर होता है। उसकी चमकती हुई आंखें गुस्से से भरी हुई हैं। जैसे ही वो डांटता है कि ये ख्याल ही रिडिकुलस है। एक लेवल 61 फॉरेन किड का यामाता नो ओरोची को मारना नामुमकिन है। वो मजाक उड़ाता है कि सुसानो कागज की तरह कमजोर है और कहता है कि ऐसी बकवास के लिए वक्त नहीं है। फिगर के सामने एनमोई नीचे झुकता है, लगभग जमीन को चूमते हुए इंसिस्ट करते हुए कि उसका हर शब्द सच है। अपना सिर चिंता भरे एक्सप्रेशन के साथ उठाते हुए वो अपने टीचर से भीख मांगता है कि वो उसका और यामाता नो ओरोची का बदला लें। उसका चेहरा तनाव में आ जाता है। जैसे ही वो ऐड करता है कि इसका जिम्मेदार नेशनल ट्रायल का रैंक 1 लू फैन है। एनमोई का टीचर शॉक में रिएक्ट करता है, पूछते हुए कि ये कैसे मुमकिन है कि लू फैन ने मुसाशी टान को मार दिया। उसकी चमकती हुई आंखें शार्प हो जाती हैं जैसे ही वो एनमोई से सब कुछ एक्सप्लेन करने की मांग करता है। एनमोई गहरा झुकता है गिड़गिड़ाते हुए कि क्योंकि उसका टीचर रैंक 5 मास्टर है, वो जरूर लू फैन को चीर सकता है। फिर अपना नाम इंटेंजी रिवील करता है। वो कहता है कि अगर एनमोई के शब्द सच हैं तो लू फैन की ताकत शायद उसकी अपनी ताकत के बराबर हो सकती है, जिससे एनमोई की हार पक्की थी। वो लू फैन को एक लेवल 61 ड्रैगन टेमर और पैलाडिन कहता है जो नेशनल ट्रायल में कई ड्रैगन पेट्स को कमांड करता है और कहता है कि उसे पकड़ने से पता चलेगा कि उसने उन्हें कैसे पाया। एनमोई तुरंत अग्री करता है और उसे फ्लैटर करता है, कहते हुए कि एक बार लू फैन हार जाए तो उसका टीचर बाकी सभी 5th रैंक मास्टर्स को अपने नीचे कुचल सकेगा। इंटेंजी पूछता है कि क्या उसने कोई निशान छोड़ा है। एनमोई हाँ में सिर हिलाता है और एक्सप्लेन करता है कि यामाता नो ओरोची की मौत के बाद उसका रिजेंटमेंट लू फैन से जुड़ गया है। जब तक वो सर्पेंट को समन करने की कोशिश करेगा, वो लू फैन की लोकेशन ट्रेस कर सकता है। टीचर उसकी तारीफ करता है, लेकिन वार्न करता है कि उन्हें लू फैन को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए और इस मामले को ध्यान से हैंडल करना होगा। एनमोई फिर झुकता है अपने टीचर को गाइडेंस के लिए थैंक करते हुए, लेकिन फिर हिचकिचाता है और कन्फेस करता है कि यामाता नो ओरोची के बिना उसके पास अब कोई स्ट्रांग शिकागामी नहीं है। वो घबराहट में दूसरे के लिए पूछना शुरू करता है, लेकिन इंटेंजी उसे बीच में ही काट देता है, इसे शर्मनाक कहते हुए। एनमोई जम जाता है जैसे ही उसके टीचर का गुस्सा बढ़ता है। इंटेंजी उसे डांटता है,
कहते हुए कि उसे यमता नो ओरोची देना पहले ही एक गलती थी और उसका उसे दूसरा शिकागामी देने का कोई इरादा नहीं है। डरा हुआ एनमोई जल्दी से माफी मांगता है और वादा करता है कि वो कभी दोबारा नहीं पूछेगा। धुंध में गायब होने से पहले टीचर उसे ऑर्डर देता है कि वो बाहर घूमना बंद करे और उसके नाम पर धब्बा लगाना बंद करे, कमांड करते हुए कि वो तुरंत टियनन प्लेस वापस लौट जाए। अभी भी झुका हुआ एनमोई जवाब देता है कि वो समझ गया है। जाने के बाद एनमोई का टीचर एक ब्लैक रॉक छोड़ जाता है जिसे वो पकड़ लेता है, हमारे हीरो के लिए कसम खाते हुए कि बस उसकी वापसी का इंतजार करे, क्योंकि जेंटलमैन का बदला कभी देर से नहीं होता। सीन वापस टियन पीक के गोल्डन सैंड पीक पर शिफ्ट होता है। हमारा बॉय डीमन डिवॉरिंग ड्रैगन किंग, जिसे डीमन गर्ल भी कहा जाता है, से पूछता है कि क्या वो शुरू कर सकते हैं। डीमन गर्ल उसका एंग्शियस लुक नोटिस करती है और उसके बगल में शाओई भी अनईजी दिखाई देता है। वो उसे याद दिलाती है कि अगर उसने पहले खुद को रोका ना होता तो उसके पास ड्रैगन एग लेने का कोई चांस ना होता। एक सिस्टम नोटिफिकेशन अपीयर होता है, गॉड ड्रैगन किंग आर्मर ऑफ गैसन रैंक 1 रिवील करते हुए ये रियलाइज करते हुए हमारा हीरो जोर से सोचने पर मजबूर होता है कि गॉड बॉर्न ड्रैगन किंग को इक्विप करने के बाद भी, जिसके एट्रीब्यूट्स 1 मिलियन से ज्यादा हैं, ब्लेड आर्मर ड्रैगन किंग को हराना नामुमकिन है। डीमन गर्ल हंसती है और छोटे ड्रैगन टेमर को क्यूट कहती है, कहते हुए ये तो बस शुरुआत है। हमारा हीरो सरप्राइज में उसकी तरफ देखता है और वो उसकी नाक पोक करती है, एक्सप्लेन करते हुए कि उसका गॉड ब्लेड ड्रैगन किंग रैंक बस 1 स्टार है। जब वो ब्लेड आर्मर ड्रैगन किंग से लड़ी थी तो वो लगभग 4 स्टार्स का था। वो वार्न करती है कि अगर वो अपनी जिंदगी की परवाह करता है तो उसे पीछे रहना चाहिए। मुड़ते हुए वो एक्सप्लेन करती है कि एक बार ये जाग जाए तो ये तुरंत डिफेंसिव स्टेट में चला जाएगा और वो उसे रिस्ट्रेन करने की कोशिश करेगी। वो उसे एडवाइस करती है कि वो अपने सारे ड्रैगन पेट्स को समन करे ताकि वो उसे प्रोटेक्ट कर सके। जब वो ड्रैगन एग रिट्रीव करे और एक बार वो सफल हो जाए तो वो एक साथ रिट्रीट करेंगे। प्लान समझते हुए हमारा हीरो रिमार्क करता है कि वो भी जीत को लेकर अनसर्टन लग रही है। वो मानती है और लड़ाई के लिए तैयार होती है, कहते हुए कि वो और ब्लेड आर्मर ड्रैगन किंग दोनों ने फॉलिंग ड्रैगन वैली की लड़ाई में अपनी पूरी ताकत यूज की थी और वो अभी तक अपनी पीक पर रिकवर नहीं हुई है। अगर ब्लेड आर्मर ड्रैगन किंग पहले रिकवर हो गया तो उनमें से किसी का भी कोई चांस नहीं होगा। हमारा हीरो आह भरता है और कहता है कि वो समझ गया। वो गेट से अपने सारे ड्रैगन समन करता है और कहता है कि वो और उसका साथी एक स्नीक अटैक लॉन्च करेंगे। एक बार वो ड्रैगन एग सिक्योर कर ले, वो टेरिटरी पोर्टल खोल देगा और इवैक्यूएट कर जाएगा। सब कुछ तैयार होने पर वो एक्शन में आते हैं। हमारा हीरो स्टील स्केल्स में ढके हुए विशाल ड्रैगन के पास जाता है और कहता है कि वो उसे जगाने जा रहा है। वो अपनी हथेली बढ़ाता है जो मना से चमक रही है। जैसे ही ड्रैगन्स के बीच टेंशन फैलता है, अनसर्टन की आगे क्या होगा। यहां तक कि डीमन गर्ल भी अनईजी दिखती है कि क्या होने वाला है। जैसे ही हमारा हीरो अपना हाथ ड्रैगन के स्केल्स पर दबाता है, एनर्जी का एक पल्स उसमें दौड़ जाता है। अचानक ड्रैगन उठता है अपने नीचे की जमीन तोड़ते हुए और हमारे हीरो को पूरी तरह स्टन छोड़ देता है। जैसे ही पहाड़ के पत्थर गिरते हैं, जमीन हिलती है। हमारा बॉय डीमन गर्ल से पूछता है कि आखिर हुआ क्या सिचुएशन पूरी तरह केओटिक नहीं है। यहां तक कि डीमन गर्ल भी स्टंट है, यकीन नहीं कर पा रही कि वो क्या देख रही है या समझ नहीं पा रही कि ऐसी ओवरवेलमिंग पावर कहां से आ रही है। ब्लेड आर्मर ड्रैगन किंग अपनी चमकती नीली आंखें खोलता है, फिर एक गरजती हुई दहाड़ मारता है। जैसे ही वो हिलता है और सारी लोहे की जंजीरें एक ही वार में तोड़ देता है। अब पूरी तरह रिस्टोर हो चुका ट्रिपल स्टार ड्रैगन अपने पीक फॉर्म में वापस आ चुका है। हमारा हीरो पसीने में भीग जाता है, खतरे को रियलाइज करते हुए और फ्रस्ट्रेशन में कहता है कि उन्हें अपना प्लान बदलना होगा। वो जल्दी से सिंगचेन को स्टार शटल यूज करने और तुरंत विड्रॉ करने का कमांड देता है, लेकिन डीमन गर्ल उसके ऊपर उड़ती है एक मेनियक की तरह हंसते हुए और हमारे हीरो को पल भर के लिए स्टन छोड़ देती है। जैसे ही वो हवा में मंडराती है, वो एक्सक्लेम करती है कि ये इनक्रेडिबल है और उसे ग्रेट वॉर की याद दिलाता है। एक वाइल्ड ग्रिन के साथ वो हमारे बॉय को ट्राई करने के लिए अर्ज करती है। उस पल में हमारे हीरो के पास एक ही ख्याल आता है कि अगर वो अभी चला गया तो ये ब्लेड आर्मर ड्रैगन को एनमोई के लिए छोड़ने जैसा होगा। वो अपनी ब्लेड पकड़ता है और कहता है ठीक है, फिर एक फर्म स्टैंस लेता है और अपना पंच आगे थ्रस्ट करता है अपनी दिशा सेट करने के लिए। वो डिक्लेयर करता है कि ड्रैगन किंग के मामले में वो सुनेगा और एक कोशिश करेगा। उसके सारे ड्रैगन्स एक साथ आसमान में उड़ते हैं। वो स्टार शटर चार्ज, स्वॉर्ड ऑफ हेवन और लावा ब्लेज चार्ज एक साथ एक्टिवेट करता है। अपने ड्रैगन्स को कमांड करते हुए वो सारी ड्रैगन गर्ल्स को तैयार रहने का ऑर्डर देता है। डीमन गर्ल हमला करने के लिए अपना हाथ उठाती है, चिल्लाते हुए कि सब लोग स्ट्राइक करें जब तक उनके पास मौका है। डेडली ब्लैक एनर्जी, फायर और लाइटनिंग की लहरें आगे बढ़ती हैं। हमारा हीरो सोचता है कि उसकी सफलता या असफलता पूरी तरह इस एक मूव पर डिपेंड करती है। जैसे ही अटैक्स की बारिश ब्लेड आर्मर ड्रैगन की तरफ बढ़ती है, डीमन गर्ल एक हिडन ओपनिंग के जरिए स्नीक अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन ड्रैगन अपनी नजर उसकी तरफ मोड़ता है। उसकी आंखें प्योर किलिंग इंटेंट से भरी हुई हैं। वो ये देखकर शॉक हो जाती है कि वो इनकमिंग अटैक्स पर रिएक्ट भी नहीं कर रहा। जब वो अपना स्ट्राइक लैंड करती है, ड्रैगन की बॉडी अचानक नजर से गायब हो जाती है। उसे स्टंट छोड़कर हमारा हीरो भी उतना ही शॉक है, समझ नहीं पा रहा कि ड्रैगन की मेन बॉडी इतनी अचानक कहां गायब हो गई। डीमन गर्ल सोचती है कि क्या ड्रैगन ब्लफ कर रहा है, लेकिन तभी एक खौफनाक ख्याल उसके दिमाग में आता है। वो शक करने लगती है कि ब्लेड आर्मर ड्रैगन किंग शायद पहले ही मर चुका है। उसका चेहरा और बॉडी पार्ट्स हवा में तैरते हुए देखकर जैसे वो वेटलेस हों, उसका शक और मजबूत हो जाता है। हमारा हीरो उसके पास जाता है और पूछता है कि क्या चल रहा है।
और अगर मेन बॉडी यहाँ नहीं है, वो कंफर्म करती है कि ब्लेड आर्मर ड्रैगन किंग वाकई मर चुका है। हमारे हीरो का जबड़ा गिर जाता है, समझ नहीं पा रहा कि वो कैसे मर सकता था। डीमन गर्ल एक्सप्लेन करती है कि उसकी डिफेंसिव बॉडी सिर्फ एक इल्यूजन लगती है और उसने जरूर अपना खुद का एसेंस एक रिकवरी इन्फ्यूजन के जरिए यूज किया होगा, जिसने आखिरकार उसकी जान ले ली। वो कंक्लूड करती है कि वो लंबे समय से मरा हुआ है और बिखरे हुए स्टील रिमेन्स उसकी बॉडी का बचा हुआ हिस्सा है। हमारा बॉय पूछता है कि क्या इसका मतलब ये है कि जंग के बाद ब्लेड आर्मर्ड ड्रैगन किंग फॉलिंग ड्रैगन वैली छोड़कर यहां आ गया और ड्रैगन एग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर दिया। डीमन गर्ल अग्री करती है कि यह सही लगता है, लेकिन उसे ये अजीब लगता है, कहते हुए कि अपनी इमेंस स्ट्रेंथ के साथ ब्लेड आर्मर्ड ड्रैगन किंग यहां पूरी तरह रिकवर कर सकता था और उसके पास खुद को सैक्रिफाइस करने की कोई वजह नहीं थी। हमारा हीरो आगे डार्क एरिया में कदम रखता है, कहते हुए कि ड्रैगन एग अंदर होना चाहिए और वो जाकर देखेगा। जैसे ही वो एंटर करता है, वो जल्दी ही उसे ढूंढ लेता है और सरप्राइज होता है कि उसे लोकेट करना कितना आसान था। उसकी डिस्कवरी डीमन गर्ल को भी चौंका देती है, जो खामोश रहती है। वो एक ब्लैक सेलेस्टियल ड्रैगन रोल आउट करता है, जो एक ड्रैगन की इमेज प्रोजेक्ट करता है और पूछता है कि क्या ये सच में ब्लेड आर्मर ड्रैगन एग है। एक सिस्टम नोटिफिकेशन अपीयर होता है, कंफर्म करते हुए कि ये वाकई अननोन लेवल का ब्लेड आर्मर ड्रैगन एग है। इसमें लेजेंडरी क्वालिटी का एक ड्राइड गॉड क्रिस्टल कोर है, साथ ही एक और गॉडली क्रिस्टल कोर जो अपने ओरिजिनल ओनर की पावर के ट्रेसेस रिटेन करता है। हालांकि एनर्जी पहले ही पूरी तरह अब्सॉर्ब हो चुकी है। वहां 2 मगतमा भी हैं जो उसने पहले कभी नहीं देखे। सिस्टम एक्सप्लेन करता है कि उनके पास टॉक्सिन्स अब्सॉर्ब करने और फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करने की एबिलिटी है, एक मैकेनिज्म की तरह काम करते हुए जो अपनी रोशनी एमिट करता है। हमारा हीरो रियलाइज करता है कि वो गॉड क्रिस्टल कोर से कम कीमती नहीं है। डीमन गर्ल फिर बोलती है, कहते हुए कि अब वो समझ गई, ये एक गॉड क्रिस्टल कोर है जो सिर्फ कोर लेवल पर फॉर्म हो सकता है, एक स्टेज जिसे इंसान सिर्फ लेवल 180 पर पहुंचकर 7th ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट करने के बाद ही पा सकते हैं। वो ऐड करती है कि सिर्फ वही लोग जिनके पास डिवाइन एसेंस है ऐसे क्रिस्टल कोर को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। भले ही इसमें गॉडली पावर का सिर्फ एक ट्रेस बचा है, वो छोटी सी मात्रा अभी भी 6th लेवल से परे की अनकही ताकत रखती है। हमारा हीरो इन्फॉर्मेशन की बाढ़ से ओवरवेल्म्ड है, लेकिन डीमन गर्ल एक्सप्लेन करना जारी रखती है। वो बताती है कि जब ब्लेड आर्मर्ड ड्रैगन किंग यहां आया तो उसका सामना 2 गॉड से हुआ, एक बेनेवलेंट और एक मैलिशियस। वो कहती है कि अपनी जख्मी हालत में उनसे लड़ना लगभग नामुमकिन रहा होगा, फिर भी ब्लेड आर्मर्ड ड्रैगन किंग ने दोनों को मार गिराया और उनके क्रिस्टल कोर्स ले लिए। अपनी आखिरी सांस के साथ उसने अपने ड्रैगन एग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एक इल्यूजन क्रिएट किया। हालांकि वो खुद को रिस्टोर करने के लिए उन 2 क्रिस्टल कोर्स को कंज्यूम कर सकता था, लेकिन उसने उन्हें अपने बच्चों के लिए छोड़ना चुना। ये सुनने के बाद हमारा हीरो रियलाइज करता है कि ड्रैगन ने न सिर्फ 2 ड्रैगन किंग से लड़ाई की, बल्कि 2 गॉड्स का भी सामना किया, और जो क्रिस्टल कोर्स पीछे छूटे वो ब्लेड आर्मर ड्रैगन किंग द्वारा अब्सॉर्ब किए गए थे। वो खामोशी से खड़ा होकर अपने हाथों में 2 स्ट्रक्चर्स को घूरता है, ये सोचते हुए कि कैसे ड्रैगन ने अपने बच्चों के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। डीमन गर्ल पुकारती है, पूछते हुए कि छोटा ड्रैगन टेमर क्या सोच रहा है। वो उसे टाल देता है, कहते हुए कि कुछ नहीं, फिर मानता है कि वो बस ब्लेड आर्मर्ड ड्रैगन किंग की महानता को महसूस कर रहा है और दिल से उसे एडमायर करता है। वो ड्रैगन की तरफ चलती है और उसे एडवाइस करती है कि इंसानी हमदर्दी को अपने फैसले पर हावी न होने दे। वो उसे याद दिलाती है कि वो यहाँ एग के लिए आया है और उसे विलन समझने की गलती न करे। वो कहती है कि जिंदगी और मौत ऐसे चॉइसेस नहीं हैं जो कोई भी आजादी से कर सके, और लड़ना और दीवार करना ही जिंदा रहने के इकलौते रास्ते हैं। जंगल का कानून दुनिया का न बदलने वाला नियम बना हुआ है। हमारा बॉय उसकी तरफ देखता है और पूछता है कि क्या वो ये इशारा कर रही है कि वो ड्रैगन एग को डिवार कर सकती है। वो मुस्कुराती है और मस्ती में जवाब देती है, पूछते हुए कि क्या वो डर रहा है कि वो उनका कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देगी और एग को खुद निगल जाएगी। वो उसे कहती है कि सतर्क रहना अच्छा है, और क्योंकि वो पहले से ही एक कॉन्ट्रैक्ट शेयर करते हैं, वो कुछ नहीं छुपाएगी। अपनी रिंग को एक्सपैंड करते हुए वो डार्क पर्पल मना की एक्सट्रीम रिलीज करती है, फिर मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखती है और एक्सप्लेन करती है कि उसका एग को डिवार करने का कभी इरादा नहीं था। ब्लेड आर्मर ड्रैगन किंग ने जरूर ये पहले ही देख लिया होगा और एग को डिवाइन क्रिस्टल कोर एब्सॉर्ब करने दिया, जिससे वो एक ऐसे ऑरा से कंटैमिनेट हो गया जो अब ड्रैगन का नहीं है। वो ऐड करती है कि वो सिर्फ प्योर ड्रैगन ब्लड में इंटरेस्टेड है और ये टेंटेड ड्रैगन एग कुछ ऐसा है जो वो शायद खुद रख ले। हमारा हीरो अपनी नजर उस पर टिकाए रखता है, खामोशी से सोचते हुए कि ये औरत सच में पागल है। वो अंदर ही अंदर आह भरता है, रियलाइज करते हुए कि उसने शायद उसे एग चुराने के लिए यूज करने का प्लान बनाया था, ताकि बाद में वो उसे खुद लेकर डिवार कर सके। लेकिन रिएक्ट करने के बजाय वो हल्का सा मुस्कुराता है और मन ही मन सोचता है कि ब्लेड आर्मर ड्रैगन किंग को जरूर पता होगा कि डिवोरिंग ड्रैगन किंग कभी नहीं रुकेगा, इसलिए उसने क्रिस्टल कोर को ड्रैगन एग के अब्सॉर्ब करने के लिए छोड़ना चुना। वो एक्साइटमेंट के साथ एग पकड़ता है और खुशी से कहता है कि अब और देर करने की कोई जरूरत नहीं है। शाव्या को पुकारते हुए वो उसे सबको इकट्ठा करने के लिए कहता है, क्योंकि वो एक नए भाई या बहन का स्वागत करने वाले हैं। शाव्या बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है, इसे एक जेंडर रिवील सेलिब्रेशन की तरह ट्रीट करते हुए। जल्दी ही सिंगचन को छोड़कर सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं, जो ज्वाइन करने से मना कर देती है, कहते हुए कि वो ऐसी चेयरफुल एक्टिविटीज में इंटरेस्टेड नहीं है।
फिर भी इवेंट बिना देरी के शुरू होता है और सबकी नजरें ड्रैगन एग पर टिकी हैं। हमारा बॉय ड्रैगन टेमिंग टेक्निक एक्टिवेट करता है। सिस्टम नोटिफिकेशन एक्सप्लेन करता है कि यह टेक्निक किसी भी तरह के ड्रैगन क्रीचर्स के साथ बॉन्ड करने की इजाजत देती है। एक हल्की चमक एग से निकलने लगती है, हर दिशा में फैलते हुए, लेकिन कुछ ही पलों में वो सॉफ्ट ग्लो अचानक गहरे नीले रंग में बदल जाती है। सबको इस अनएक्सपेक्टेड रंग बदलाव से स्टन छोड़कर एग दरकने लगता है और एक अंधा कर देने वाली रोशनी बाहर फूट पड़ती है, जिस पर रोशनी फीकी पड़ती है। क्रीचर मुस्कुराता है, सैटिस्फाइड कि टेक्निक ने परफेक्टली काम किया। वो गर्व से सबको अनाउंस करता है कि वो अब ब्लेड आर्मर्ड ड्रैगन किंग के बच्चे से मिल रहे हैं। छोटा कब आसपास देखता है, क्लियरली कंफ्यूज्ड कि सब उसे क्यों घूर रहे हैं। दूसरे ड्रैगन्स करीब आते हैं छोटे की मौजूदगी से। फैसिनेटेड कब हालांकि थोड़ा वेरी लगता है और अचानक पीछे कूदता है, जिससे हमारा हीरो कमेंट करता है कि ये बहुत अप्रोचेबल नहीं लगता, लेकिन इसका टेम्परामेंट हैरान करने वाला शांत है। छोटे ड्रैगन्स क्यूरियस भी लगते हैं और थोड़े अनॉयड भी कि कब उन पर ध्यान नहीं दे रहा। कब जगह जगह उछलता है, यहां तक कि अनइंटरेस्टेड जिंगचन के पास भी कूदता है, जो उसे हल्की जलन के साथ देखती है। जैसे ही हमारा बॉय और उसके दूसरे ड्रैगन्स गुफा से बाहर निकलते हैं, वो कुछ टचिंग नोटिस करता है। कब चुपचाप उसी जगह बैठा है जहां कभी उसकी मां आराम किया करती थी। वहां शांति से बैठे हुए उसे उसकी मौजूदगी महसूस होती लगती है, जैसे वो अभी भी उसे प्यार से सहला रही हो। ये रियलाइज करते हुए हमारे हीरो का दिल नरम पड़ जाता है, क्योंकि वो समझता है कि छोटा कब अपनी मां को मिस कर रहा है। हमारे हीरो को अचानक रियलाइज होता है कि उसके अब तक के सारे ड्रैगन पेट सिस्टम द्वारा दिए गए थे, उनमें से किसी ने कभी अपने पेरेंट्स को नहीं जाना, लेकिन ब्लेड आर्मर ड्रैगन अलग है। उसकी मां ने उसे प्रोटेक्ट करते हुए अपनी जान दी, और भले ही छोटा अभी हैच नहीं हुआ था, उसने जरूर शेल के अंदर से वो लॉस महसूस किया होगा। इसलिए वो उसे थोड़ी देर और शोक मनाने देने का फैसला करता है। चीजें जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे ही वो न्यूबॉर्न को चेक करने के लिए सिस्टम विंडो खोलता है, उसे हिट करता है कि उसने अभी तक उसकी डिटेल्स नहीं देखी हैं। लेकिन जिस पल वो देखता है, उसकी आंखें डिसबिलीफ में फैल जाती हैं। स्क्रीन देखकर उसका दिल लगभग धड़कना भूल जाता है। ये नामुमकिन है हैचलिंग, जो मुश्किल से लेवल 1 है, उसके पास पहले से ही हर एट्रीब्यूट में 3000 पॉइंट्स है। इस तरह की ताकत कुछ ऐसी है जो इस स्टेज पर किसी क्रीचर के पास नहीं होनी चाहिए। स्ट्रेंथ, एजिलिटी, एंड्योरेंस, हर स्टैट 3000 के पास सोर कर रहा है। कब के एट्रीब्यूट्स ब्लेड आर्मर, सिकल ब्लेड आर्मर, बॉन्ड गॉड ऑरा और ब्लेड ड्रैगन ब्लड लाइन दिखाते हैं। हर एक उसके सारे स्किल्स में डिवाइन ऑरा ट्रेट कैरी कर रहा है। हमारा हीरो रियलाइज करता है कि ब्लेड आर्मर ड्रैगन किंग द्वारा छोड़े गए क्रिस्टल कोर्स ने न सिर्फ कब को डिवाउरिंग ड्रैगन के डैमेज से बचाया, बल्कि उसे जन्म से ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी एट्रीब्यूट्स और एक रेयर गॉड ऑरा एबिलिटी के साथ ब्लेस भी किया। एक सिस्टम नोटिफिकेशन फॉलो करता है। थर्ड गॉड कोर को एक लेजेंडरी क्वालिटी रेलिक रिवील करते हुए ये कभी एक गॉड टियर बीइंग का था, हालांकि इसकी ज्यादातर पावर पहले ही एब्जॉर्ब हो चुकी है। कब को देखकर हमारा बॉय उसकी यूनिक कोर स्किल आर्मर बॉन्ड के बारे में सोचता है, जो डिवाइन बॉन्ड ड्रैगन किंग की एबिलिटी को मिरर करती है। ये इक्विपमेंट में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। अपने सारे एट्रीब्यूट्स और स्किल्स उसे ट्रांसफर करते हुए एक कॉन्फिडेंट स्माइल उसके चेहरे पर फैल जाती है। जैसे ही वो मन ही मन सोचता है कि डिवाइन बॉन्ड गॉन्टलेट और इस ब्लेड आर्मर चेस्ट पीस को मिलाकर वो अनस्टॉपेबल होगा, इतना स्ट्रॉन्ग कि डिवाइन विंड सीक्रेट रेल्म में निंगशुआंग को कुचल सके। जैसे ही वो विंडो बंद करता है और अपने ड्रैगन्स को देखता है, वो सब धीरे धीरे गुर्रा रहे हैं और छोटी दहाड़ मार रहे हैं। वो उन्हें शांत होने को कहता है, फिर आगे बढ़ता है, कहते हुए कि उन्हें ब्लेड आर्मर ड्रैगन के जगने का इंतजार करना चाहिए और छोटे को शोक मनाने के लिए थोड़ा वक्त देना चाहिए। लेकिन ठीक तभी वो कुछ ऐसा नोटिस करता है जो उसे स्टंट कर देता है। ब्लेड आर्मर ड्रैगन कब का कोई जेंडर नहीं है। अगली सुबह जब हमारा बॉय अपने कैंप से बाहर निकलता है, वो अंगड़ाई लेता है और उबासी लेता है, इससे पहले कि वो छोटे कब को देखे, जो पूरी रात इंतजार करने के बाद आखिरकार उसे फॉलो करने का फैसला करता है। ड्रैगन ने उसे पूरा दिन सोने दिया था और यहां तक कि उसके दूसरे ड्रैगन्स भी इतनी देर आराम करने से थके हुए थे। हमारा हीरो जानता है कि ये कब एब्सर्डली स्ट्रांग पैदा हुआ था, फिर भी इसकी मूवमेंट्स हैरान करने वाली तेजी से भरी हैं। आसपास का हर ड्रैगन इस बेबी मॉन्स्टर पे कड़ी नजर रखता है। वो सजेस्ट करता है कि ये ब्लेड आर्मर बॉन्ड में स्विच करे ताकि वो इसे इक्विप कर सके और निकलने के लिए तैयार हो सके। ड्रैगन एक नीची गुर्राहट छोड़ता है और उसकी हैरानी के लिए ब्लेड आर्मर बॉन्ड एक्टिवेट हो जाता है। एक अजीब धुआं कब से उठता है। उसे लपेटते हुए सिस्टम नोटिफिकेशन रिवील करता है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन कब को आर्मर में बदल देता है, जो चेस्ट स्लॉट में फिट होता है, पहनने वाले को ब्लेड आर्मर ड्रैगन के सारे एट्रीब्यूट्स और स्केल्स ग्रांट करते हुए। एक चमकता हुआ मजेस्टिक चेस्ट पीस उसकी बॉडी पर अपीयर होता है और वो ताकत का एक इमेंस सर्ज महसूस करता है। उसके सारे स्टैट्स 3000 से बढ़ जाते हैं और वो उस पावर को अपने अंदर दौड़ते हुए महसूस कर सकता है। खुशी से वो रियलाइज करता है कि अब उसके पास ब्लेड आर्मर चेस्ट पीस है। उसके सारे एट्रीब्यूट्स और स्केल्स के साथ वो ब्लेड विद इन ब्लेड और ब्लेड आर्मर सिकल भी गेन करता है। दोनों गॉड ऑरा कैरी करते हैं। अपने पंखों का यूज करके वो आसमान में उड़ता है और डिक्लेयर करता है कि क्योंकि ब्लेड आर्मर ड्रैगन ने उसे एक्सेप्ट कर लिया है, वो अब उनकी कंबाइंड पावर टेस्ट करेगा। वो इनक्रेडिबल स्पीड से ऊपर की तरफ सोर करता है और उसके पंखों से ब्लेड आर्मर सिकल लॉन्च होता है, उसे खुद को भी चौंका देते हुए।
सिस्टम एक्सप्लेन करता है कि ये सिकल तेजी से एक हुक फायर करता है जो अपने टारगेट को मैसिव डैमेज देता है और उन्हें यूजर की तरफ खींचता है। गलती से वो शाओया के पास हिट करता है, उसके बगल में एक मैसिव एक्सप्लोजन कॉज करते हुए, और वो शॉक में चीखती है जैसे ही उनके आसपास का रॉकी क्लिफ टुकड़ों में बिखर जाता है। अगला, वो ब्लेड विद इन ब्लेड स्किल एक्टिवेट करता है। अनगिनत ब्लेड्स उसके चेस्ट आर्मर से शूट होते हैं। स्टोन डेब्रिस को परफेक्टली कट फ्रैगमेंट्स में स्लाइस करते हुए सिस्टम बताता है कि ब्लेड विद इन ब्लेड तेजी से स्ट्राइक करता है, पियर्सिंग डैमेज देते हुए जो टारगेट के डिफेंस का 45% इग्नोर करता है, जबकि उस स्टेट में लिया गया कोई भी डैमेज अटैकर को 99% वापस रिफ्लेक्ट होता है। आखिरकार हमारा बॉय गॉड ऑरा एक्टिवेट करता है। खुद को रेडियंट लाइट में लपेटते हुए जो एक्सप्लोजन फॉलो करता है वो एरिया को धुएं में घेर लेता है। पावर उसके अंदर फ्लड करती है, जैसे उसके बेसिक अटैक्स भी चेन्स की तरह होली एट्रीब्यूट्स गेन कर लेते हैं। सिस्टम ये भी नोट करता है कि ब्लेड आर्मर लाइट हर सेकंड एचपी का एक हिस्सा रिस्टोर करता है, और नॉर्मल अटैक्स अब स्पिरिट के साथ स्केल करते हुए बोनस होली डैमेज देते हैं। जैसे ही वो अपनी मुट्ठी कसता है, उसकी बॉडी हील होने लगती है। वो रियलाइज करता है कि ये कंटिन्यूअस रीजनरेशन ब्लेड आर्मर ड्रैगन की उस वीकनेस को परफेक्टली कॉम्पेंसेट करता है कि वो सिर्फ कॉम्बैट के बाहर रिकवर कर सकता है। लेकिन शो अभी खत्म नहीं हुआ है। वो डार्क ब्लेड आर्मर में स्विच करता है और पर्पल मैना उसकी बॉडी से रिसने लगता है। सिस्टम डिक्लेयर करता है कि गॉड ऑरा अब डार्क ब्लेड आर्मर में ट्रांसफॉर्म हो चुका है। वो सोचता है कि कैसे ये कंटिन्यूअसली शैडो एनर्जी गैदर करता है, और डिवाइन बॉर्न ड्रैगन किंग के इमेंस एट्रीब्यूट्स के साथ हर नॉर्मल अटैक अब डेवस्टेटिंग बोनस डैमेज देता है। सिस्टम ऐड करता है कि ये फॉर्म हर सेकंड शैडो डैमेज बिल्डअप करता है। अगले स्ट्राइक के साथ सारी स्टोर्ड एनर्जी रिलीज करते हुए, इससे पहले कि एक्यूमुलेशन फिर से शुरू हो, स्पिरिट द्वारा बूस्ट होकर वो जिस चीज के लिए भी तैयारी कर रहा है वो तबाही लाने वाली है। जमीन पर वापस लैंड करते हुए वो चेस्ट आर्मर हटा देता है सैटिस्फाइड। वो फैसला करता है कि एक बार वो ब्लेड ड्रैगन को लेवल अप कर ले, वो डिवाइन रूइंस सीक्रेट रेल्म में पीस ऑफ माइंड के साथ एंटर करने के लिए पूरी तरह तैयार होगा। अपने ड्रैगन्स की तरफ मुड़ते हुए वो अनाउंस करता है कि घर वापस जाने का वक्त है। ड्रैगन्स सरप्राइज्ड और ओवरजॉयड खबर पर चीयर करते हैं। सिस्टम फिर कंफर्म करता है कि मेजव द्वारा 10th टियानफू टेरिटरी में बनाए गए पोर्टल का यूज करके हमारा हीरो जल्दी से जियांगहाई सिटी वापस लौटता है। उसकी आंट उसका गर्मजोशी से गले लगाकर स्वागत करती हैं। वो नोटिस करता है कि वो उसके बार बार सफर करने की आदी हो गई हैं और अब पहले की तरह उसकी चिंता नहीं करती। वो मेंशन करती हैं कि उन्होंने अभी ढेर सारा राशन खरीदा है और शाओ शाओ को डिनर पर बुलाने का सजेस्ट करती हैं। जीनिंग बीच में बोलती है कि आज टाउजी का फ्री मील डे है और वो जरूर आएगी, इसलिए सिस्टर हान को सिर्फ शाओ शाओ को कॉल करने की जरूरत है। हमारा हीरो अग्री करता है, खुश होकर बताता है कि उसके पास सबको बताने के लिए कुछ जरूरी है। उसी दोपहर बाद में झोंगशन गार्डन में शाओ शाओ हैरानी में बैठती है, जैसे ही लू वेस्टर्न फ्रंटियर के हाइकिंग ट्रिप के दौरान अपना एडवेंचर सुनाता है। बाद में जब वो सब डिनर के लिए बैठते हैं, अंकल चेन बोलते हैं, कहते हुए कि ऐसी चीजों की कोई जरूरत नहीं थी और उसे खुद को तकलीफ में नहीं डालना चाहिए जब वो इसे हैंडल नहीं कर सकता। आंट अग्री करती हैं, ऐड करते हुए कि ऐसी सिचुएशंस में एक्सीडेंट्स होना बहुत आसान है। वो फिर पूछती हैं कि क्या वो टेलीपोर्टेशन स्क्रोल यूज कर सकती हैं जो मिस ये ने उन्हें दिया था। वो सब सेम ओपिनियन शेयर करते हैं कि प्लेन या ट्रांसपोर्ट का कोई और जरिया लेना सफर को काफी आसान बना देगा। हाइकिंग वाकई एक ग्रेट एडवेंचर था, लेकिन वेस्टर्न बॉर्डर्स तक पहुंचने में कम से कम 1 या 2 महीने लगेंगे। हमारा गाय एक्सप्लेन करता है कि वो अब फॉलन कॉर्प्स गोलम समन नहीं कर सकता, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं थी क्योंकि फॉलन कॉर्प्स होली ड्रैगन ने सारे फॉलन कॉर्प्स पपेट्स अब्सॉर्ब कर लिए थे और एक गॉड बॉर्न ड्रैगन किंग में ट्रांसफॉर्म हो गया था, जिसके एट्रीब्यूट्स इनक्रेडिबली हाई हैं। इस ट्रिप के दौरान उसने नए ब्लेड निंजस भी एक्वायर किए, जिससे उसके स्टैट्स 1 मिलियन से ऊपर पहुंच गए। उसने उन्हें यकीन दिलाया कि उसके साथ कोई एक्सीडेंट होने का बिल्कुल कोई रिस्क नहीं था। इस स्टेटमेंट ने सबको स्टन कर दिया। अंकल चेन ने पूछा कि क्या उसका सच में मतलब हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस एट्रीब्यूट्स है। उसने कंफर्म किया, एक्सप्लेन करते हुए कि उसने ओरिजिनली डंजन्स फार्म करके अपने ब्लेड आर्मर ड्रैगन को लेवल अप करने का प्लान बनाया था। हालांकि क्योंकि डिवाइन विंड सीक्रेट रेल्म खुलने में अभी भी 1 महीने से ज्यादा था, उसने उस वक्त को वेस्टवर्ड ट्रैवल करने के लिए यूज करने का फैसला किया। न सिर्फ इससे उसे ज्यादा एक्सपीरियंस मिलेगा, बल्कि जब तक वो वेस्टर्न टेरिटरी पहुंचेगा उसका ब्लेड आर्मर ड्रैगन भी लेवल अप हो चुका होगा और डिवाइन विंड सीक्रेट रेल्म खुलने के लिए तैयार होगा। लड़की खामोशी में बैठी थी, समझ नहीं पा रही थी कि क्या कहे। उसकी आंट आखिरकार बोली, पूछते हुए कि क्या इसका मतलब यह है कि वो फिर से इतनी जल्दी जा रहा है। वो मुस्कुराया और हाँ में सिर हिलाया, कहते हुए कि वो अगली सुबह निकल जाएगा। आखिरकार वो अकेला नहीं था, उसके पास उसके ड्रैगन्स थे। अगली सुबह उसने अपनी आंट और बाकियों को अलविदा कहा, फिर वेस्टवर्ड निकल पड़ा। रास्ते में उसने 14 रीजन्स क्रॉस किए जो खूंखार शेर जैसे जानवरों से भरे थे। सिस्टम नोटिफिकेशंस ने हर इनकाउंटर डिटेल किया। एक लायन रोर बीस्ट उसके सामने आया, एक गरजती हुई दहाड़ मारते हुए, जिसने एक सोनिक शॉकवेव क्रिएट की जिसमें टारगेट्स को स्टन करने का हाई चांस था। दूसरे ने ग्राउंड क्लॉ स्ट्राइक यूज किया अपने क्लॉज जमीन में मारते हुए एक डिस्ट्रक्टिव वेव आगे भेजने के लिए, लेकिन सब हमारे बॉय द्वारा आसानी से हरा दिए गए। वो अनगिनत बॉसेस और रेयर एलीट मॉन्स्टर्स को मारता गया। ये बीस्ट्स ऑर्डिनरी नहीं थे, ये कोलोसल लेवल 98 क्रीचर्स थे जो डिवाइन स्ट्राइक्स, हरिकेन ब्लास्ट्स और एनर्जी बर्स्ट करने के काबिल थे।
जो डेवस्टेटिंग एरिया डैमेज देते थे। फिर भी वो भी आसानी से काट दिए गए। उसने एक नाइटमेयर लेवल डंजन भी सोलो किया, जहां उसने एक लेवल 92 डीमन ईटिंग मशरूम का सामना किया, जो पैरालाइजिंग स्पोर क्लाउड्स रिलीज करता था और कमजोर होने पर फंगल एक्सप्लोजन के साथ सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर सकता था। लेकिन वो भी कोई चैलेंज साबित नहीं हुआ। बाद में उसका सामना इंसानी दुश्मनों से हुआ, रेयर मटेरियल्स के पीछे पड़े हंटर्स। एक सिंगल बर्स्ट ऑफ माना के साथ उसने उन सबको तुरंत मिटा दिया। इन लड़ाइयों के बाद उसकी टीम में हर कोई लेवल अप हो गया था। छोटा ब्लेड आर्मर ड्रैगन लेवल 57 तक पहुंच गया था, जबकि बाकी मिड 60s तक राइज हो गए थे। वो सब बहुत खुश थे, ये जानते हुए कि उन्हें बिल्कुल स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। उनके मास्टर ने उनके लिए सब कुछ हैंडल कर लिया था। पूरे 1 महीने की अनगिनत मुश्किलों को सहने के बाद हमारा बॉय आखिरकार वेस्टर्न बॉर्डर पर पहुंचा। उसके किनारे पर खड़े होकर वो उस विशाल विल्डरनेस और उसके सामने मंडराते हुए कोलोसल बीस्ट को हैरानी से देखता रहा। फिर भी डिवाइन विंड सीक्रेट रिल्म के खुलने में बहुत कम वक्त बचा था। सिस्टम ने एक काउंटडाउन भी डिस्प्ले किया, उसे याद दिलाते हुए कि वो पल कितना करीब था। उसने अपने पंख फैलाए और कहा कि वापस जाने का वक्त है। उसके आसपास की हवा हल्की हो गई जैसे ही वो इनक्रेडिबल स्पीड के साथ आसमान में कूदा, लेकिन बीच हवा में वो अचानक जम गया। स्टंट जो उसने देखा, बाकी बता नहीं पा रहे थे कि किस चीज ने उसका ध्यान खींचा जब तक फिगर व्यू में नहीं आया। एक गोल्डन रेडिएंट ईगल ब्लेजिंग आइज के साथ आसमान में सोर कर रहा था। ये एक गोल्डन फेदर्ड रॉक था, एक खूंखार बीस्ट जो सिर्फ वेस्टर्न बॉर्डरलैंड्स में रहने के लिए जाना जाता है और टॉप टियर माउंटेन क्रीचर्स में रैंक करता है। सिस्टम नोटिफिकेशन अपीयर हुआ, इसे लेवल 94 बीस्ट आइडेंटिफाई करते हुए, जिसके पास डाइव और इंटिमिडेशन एबिलिटीज थीं। इसका डाइव अटैक इसे एक्सट्रीम एल्टीट्यूड से डिसेंड करने की इजाजत देता था, जमीन पर इमेंस फोर्स के साथ टकराते हुए और एक मैसिव शॉकवेव क्रिएट करते हुए जो सेंटर में डेवास्टेटिंग डैमेज देती थी, जबकि आसपास के सारे दुश्मनों को नॉक बैक करती थी। इसके पास एक और एबिलिटी भी थी, हरिकेन शैडो, जो इसे सच में एक फॉर्मिडेबल ओपोनेंट बनाती थी। बीस्ट से डरने के बजाय हमारा हीरो एक्साइटेड हो गया, ये जानते हुए कि इस क्रीचर के कंस्टिट्यूएंट मटेरियल्स इनक्रेडिबली रेयर हैं। उसने तुरंत अपना ब्लेड आर्मर समन किया और उसके फुल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो गया। उसके सारे एट्रीब्यूट्स और स्किल्स के साथ मर्ज होते हुए सिस्टम ने आगे अनाउंस किया कि ये आर्मर हुक साइड्स अनलीश कर सकता है, जो तेजी से चोजन टारगेट की तरफ उड़ते हैं, पियर्सिंग डैमेज देते हैं और उन्हें ब्रीफली यूजर की तरफ खींचते हैं। कॉन्फिडेंट हमारा बॉय रॉक को कैप्चर करने और उसे किसी सीनियर को गिफ्ट के रूप में ऑफर करने का प्लान बनाता है। जैसे ही पियर्सिंग ब्लेड्स ईगल की तरफ शूट होते हैं, वो उसके क्लॉ से टकराते हैं। बीस्ट को एक अचानक हमले से ऑफ गार्ड पकड़ते हुए मौके का फायदा उठाते हुए हमारा हीरो सेम एनर्जी के साथ आगे लॉन्च होता है, लेकिन रॉक लड़खड़ाया नहीं और न ही कोई आवाज की वो उड़ता रहा, उसे अपने साथ हवा में ले जाते हुए।